प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा कि आपके घर में जब छोटे बच्चे होते हैं आपको लगता है कि अरे इसको नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं सुन रहा है, हम लड़ाई की बात कर लें, हम किसी की चुगली कर लें, हम किसी को गालियां दे दें, अरे इसके तो समझ नहीं आ रहा, बच्चे को बोलना नहीं जानता, इसको नहीं समझ में अगर कूद जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। हाँ। और ये माउंटेन ड्यू का ऐड नहीं कि डर के आगे जीत है। ये सब फर्जी, मुझे मुझे पता था मैम लाएंगे ये। ज्यादा होता है जो यूपीएससी की तैयारी वगैरह करते हैं तो वो पढ़ते पढ़ते एक ऐसे स्टेट में चले जाते हैं क्योंकि इनकी नींद नहीं पूरी, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मेरे बाबू ने खाना खाया मेरे बाबू ने आज चाट नहीं किया तो कहाँ है। आप इस पे ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इसका कुछ रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। ये रिलेशनशिप में है क्वेश्चंस मैम, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल मजाक था, पर हाँ। वाली जो चीजें हैं ना वो पहले से ही थी इनबिल्ट, यूनिवर्स को जहाँ पहुंचाना होता है ना वो डायरेक्शन ले ही आता है। हाँ। जैसे लोगे तो दुकान ही बंद हो जाएगी, ठीक है, हमारा करियर खत्म हो जाएगा मैनिफेस्टेशन के लिए मैम अगर कोई सिंपल टेक्निक जो लोग आज ही से अपने घर पे ट्राई कर सकें। आप वहां पर अवेयर हो जाओ। अवेयरनेस कैसे आएगी वो भी मैं बताऊंगी कि हम्म। हाउ यू विल गेट अवेयर ऑफ इट। यूनिवर्स बहुत ऑनेस्ट है, यूनिवर्स किसी के साथ बेईमानी नहीं करता। मेरी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन आया है, ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं जीती ही हूँ। एक आपको उम्मीद जगाए रखनी है, कहते हैं ना कि हाँ, उम्मीद उम्मीद का जगाए दिया रखनी है। जलते रहना चाहिए, या तो आप खुद जलाओगे या तो कोई और जलाएगा। ये कॉन्सेप्ट ना मैम एकदम हिल से गए हैं आज। जिन पे मेरी लाइफ चली आ रही थी 25-26 साल जो भी, आज एकदम हिल से गया है, मैं शॉक्ड हूँ। बहुत महान बन गया है, बहुत बड़ी पोस्ट पे है, बहुत कुछ दुनिया में एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर रहा है, और उसको डिप्रेशन ना हुआ, उसने कभी लाइफ में डिप्रेशन ना देखा हो। शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा हम्म। जिसने बिना डिप्रेशन के बहुत ज्यादा बड़ी ऊंचाई को छुआ है। पर एजुकेशन से ज्यादा अभी के टाइम पे आपका स्किल सेट काम कर रहा है। इस टाइम पे मैम मेरा वही वाला हो गया कि मैं सुनता रहा हूँ। अभी इसको आप और लिटरली ये मेरा यही वाला हो गया, मैं ऐसे सुनता रहा बस। ये पर्स मुझे आईएएस ही बनना है। हाँ। ये मेरे प्यार है। हाँ तो किसी ने सोचा आप भी अपने आप को ले सकते हैं आईएएस वाले। चीज आपके इमोशंस, आपके गोल्स हैं, जो भी आप गोल्स अचीव करना चाहते हैं, जो भी अपनी लाइफ में गोल्स जो भी होता है ना, उसका अल्टीमेट जो निचोड़ निकलता है वो इमोशन ही होता है। तो हाँ। बहुत गालियों के साथ भी अगर आपसे कुछ मोहब्बत की बात करी जाए तो आपको समझ में आएगा कि ये मोहब्बत है। कैसे समझ में आ रहा है? इमोशन, लड़की या लड़के को लेकर भेदभाव, कास्टिज्म, रेसिज्म, ये हम पैदा होते थोड़ी लेकर आए थे, ये हाँ सुनते श्योर। सुनते तो माइंडसेट बना आपका। हम्म। चीजें आप अपनी फैमिली को बताओ, दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। इनिशियली कोई नहीं मानेगा, स्पेशली जो नया बिजनेस वगैरह शुरू करते हैं, घर वाले कहते हैं अरे बेटा मेरा नालायक निकल गया तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मन की, विचारों की और विश्वास की ताकत की। अक्सर लोग कहते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे, क्योंकि जो हर किसी की लाइफ बदल सकता है वो है हमारा दिमाग, हमारी सोच। कभी सोचा है आपने कि हमारे विचार ही हमारी हकीकत क्यों बन जाते हैं? या फिर कुछ लोग अपने सपनों को इतनी आसानी से सच कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग तो उसी जगह अटके रह जाते हैं। हम सबकी लाइफ में सपने तो बहुत बड़े हैं। कोई करियर में बड़ा नाम चाहता है, कोई खुशहाल रिश्ता चाहता है, तो कोई अपनी मनचाही जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन अक्सर हम इस बारे में सोचते रह जाते हैं और हमें रास्ता नहीं मिल पाता। तो इसी लाइन में जो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं, वो इन्हीं रास्तों को आपके लिए आसान बनाती हैं। वो समझती हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, कैसे हमारी सोच हमारी असलियत बन जाती है, और कैसे हम अपने इरादों को अपनी हकीकत में बदल सकते हैं। जी हाँ, आज है हमारे साथ एनएलपी एक्सपर्ट, माइंड कोच एंड मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट डॉक्टर अपर्णा, जिन्होंने ना खुद ये रास्ता तय किया बल्कि हजारों लोगों को भी उनकी ड्रीम लाइफ तक पहुंचाने में मदद करी। एक और रिक्वेस्ट आप सभी से, अगर आपको इस एपिसोड से जरा सी भी पॉजिटिव वाइब्स मिली हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम और भी बेस्ट गेस्ट लाने का ट्राई करते रहें। एंजॉय द शो। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच कि आप आए, अपना प्रीशियस टाइम दिया हमारे पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। फर्स्ट इज मैम, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई आपकी? कब आपको लगा कि आपको इस प्रोफेशन में आना है? इससे हम्म, पहले आप क्या कर रहे थे? स्टडी वगैरह इससे रिलेटेड करी है? कैसे आए इस प्रोफेशन में? बिल्कुल स्टडी तो करनी होती है जब आप एज अ प्रोफेशन किसी चीज को चूज करते हो। तो ये खैर मेरे हिसाब से मेरे लिए गॉड गिफ्टेड था, बचपन से ही चीजें ऐसी रही है मेरे साथ कि इन चीजों को समझती थी बिना किसी लैंग्वेज के, जैसे बिना किसी टैग के। ओके। मैनिफेस्टेशन पता था, यूज भी हम्म। हो रहा था लाइफ में, पर पता नहीं था इस चीज को मैनिफेस्टेशन कहते हैं। ऑर्गेनिकली चीजें हो रही थी।
तो कहीं ना कहीं मैजिकल लगता भी था मुझे भी और मेरे आसपास के लोगों को भी कि अरे ये जो सोचती है वो कर ही लेती है। हाँ। ऐसा कैसे हो जाता है? जब हम छोटे होते तो हाँ, हाँ। थोड़ा ध्यान देते ना कि हुँ, कैसे इसने जो सोचा वो कर लिया और हमसे नहीं हो रहा। तो उस समय ये बातें बहुत क्लैरिटी से नहीं समझ में आती थी कि मैनिफेस्टेशन क्या है, हुँ, या फिर मेरी सबकॉन्शियस की पावर है जिसकी वजह से मैं चीज़ों को पा पा रही हूँ, या बहुत फोकस्ड हूँ, क्लैरिटी है। ओके। ये तो नहीं पता था, पर चीज़ें हो रही थी गौरव। हुँ, उनमें से एक चीज़ थी मेरी, एक सपना था मेरा डेंटिस्ट बनने का। और मैं बहुत छोटी थी तभी मैंने सोचा था कि डेंटिस्ट ही बनना है, डॉक्टर में डेंटिस्ट बनना है। हुँ, और वो भी हुआ। केजीएमसी से मुझे प्रैक्टिस करना था, हमेशा से मैं चाहती थी केजीएमयू में एडमिशन हो। तो केजीएमयू में एडमिशन तो नहीं मिला, पर लखनऊ में एडमिशन मिला। ओके। लखनऊ में मैंने अपनी डेंटिस्ट्री कंप्लीट की और केजीएमयू से इंटर्नशिप मिली। तो ये सब भी एक मैनिफेस्टेशन का पार्ट था। इसी बीच में मैं रेडियो से जुड़ी रही। हुँ, रेडियो बहुत, मतलब कह लो मेरा पहला प्यार था रेडियो। तो रेडियो पे जाना, वर्कशॉप्स अटेंड करना, कुछ कुछ चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, होती गई। ये एज अ कोच जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, इसको कह लो कॉलेज में भी स्टार्टेड थी, क्योंकि थर्ड ईयर से आई यूज टू डू काउंसलिंग। हुँ, जो ये वाले लोग आते हैं ना जिनको एडिक्शन है सिगरेट या किसी चीज़ का, तो इनकी मैं काउंसलिंग किया करती थी। तो कहीं ना कहीं एक कोच वाली जो चीज़ें हैं ना वो पहले से ही थी इनबिल्ट। यूनिवर्स को जहाँ पहुंचाना होता है ना, वो डायरेक्शन ले ही आता हाँ, ऑब्वियसली, है श्योर। ना। हुँ। और आप रेडियो की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रेडियो, देखो रेडियो में भी माइक, आवाज, है ना, आपको बोलने का काम रहता है। हाँ, तो मुझे इनर जो मेरी कॉलिंग थी वो हमेशा से ऐसी थी कि मैं बोलूं, बातें करूं, हुँ, माइक हो। हुँ, और लोगों की सेवा करना, ये भी इनर कॉलिंग थी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आई। फेज आया लाइफ में एक ऐसा जहाँ पे डिप्रेशन देखा मैंने। ओके। बहुत सीवियर डिप्रेशन देखा। कोविड में भी, कोविड से ही आप कह सकते हो कि कोविड से ही थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया था, क्योंकि कोविड में सबने कहीं ना कहीं डाउन फील किया हुआ है। और उसके बाद से चीज़ें ऐसी होने लग गई कि डिप्रेशन फेस किया। फिर ऐसा भी टाइम आया जब पता ही नहीं था निकलें कैसे इससे। हुँ, हुँ, और उस, ऑब्वियसली जो सबकी प्रॉब्लम होती है। हाँ, हुँ, ओके। बीइंग अ डॉक्टर इतना ही समझ में आता था कि आप मेडिकेशन वगैरह, पता था कि साइकेट्री में जाओ मेडिकेशन लो। एंड आई डिड एवरीथिंग, पर हुँ, फिर भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं वर्क नहीं कर रही थी मेरे लिए, और मैं अपने आप को खोती जा रही थी। यूनिवर्स को लेकिन ऐसा मंजूर नहीं था। एक हुँ, दिन ऐड आया मेरे इंस्टाग्राम पे एनएलपी का, हुँ, इसको बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। हाँ, श्योर। और वो वर्कशॉप जब मैंने अटेंड करी तो वहां से जिंदगी बदल गई। हुँ, वो टर्निंग पॉइंट था जब मैंने अपना प्रोफेशन चेंज किया है। तो पहले मैंने अपने लिए उसको यूज किया, मुझे बहुत आराम मिला उस चीज से, मैं डिप्रेशन से निकल पाई। लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाई। तो जब आप किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं अपने लिए, तो वो प्रॉब्लम आप किसी और के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, श्योर। क्योंकि हमको उस चीज़ का एक्सपीरियंस है हाँ, कि हम कैसे निकले हैं। हाँ। और करना भी यही चाहिए, आइडियली आपको करना भी यही चाहिए अगर वो प्रॉब्लम सीवियर है। तो मुझे अपने केस में पता था जो प्रॉब्लम मैं देख कर आई हूँ वो बहुत सीवियर है, लाइफ थ्रेटनिंग है। और ये अगर मैं कर पा रही हूँ तो मेरे कोच की आज्ञा से, जो मेरे मेंटोर थे उन्होंने कहा कि अपर्णा तुम ये करो, तुम बहुत शानदार करोगी। ओके। और मैं बहुत सरेंडर भाव में रहती हूँ, जब मेरा कोई गुरु है तो उसने जो बोला मैं मानूंगी, वो भगवान की आवाज़ है मेरे लिए। हाँ, श्योर। सो मैंने अपने गुरु की बात मानी और चीज़ें बहुत सुंदर होना शुरू हुई। लोग लोग मुझसे जुड़ने लगे, चीज़ें बदलने लगी। हुँ, फिर मैंने एक दिन अपना करियर कंप्लीटली वाइंड अप किया, जो भी मैं पुराना काम कर रही थी। डेंटिस्ट। हाँ, ओके। डेंटिस्ट्री, हुँ, कॉर्पोरेट, सब मैंने क्लोज ऑफ किया कि अब मैं यहाँ से अपने आप को सिर्फ इसी प्रोफेशन में 100% डेडिकेटेड देखना चाहती हूँ। हुँ, एंड तब से अभी 2 साल से ज़्यादा हो गया ओके। इनफैक्ट मैंने प्रोफाइल चेक करी, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। है। तभी मैंने रीच आउट किया थैंक कि यू। मैम का पॉडकास्ट करना है। थैंक यू हमें। गौरव। मैम, आपने डिप्रेशन की बात करी। तो इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में क्या है ना कि ये प्रॉब्लम हर दूसरे या तीसरे इंसान की है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी ये प्रॉब्लम है। जिन पे बर्डन है, फैमिली का बोझ है, मतलब जिम्मेदारियों का बोझ है, हर इंसान इससे जो है इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। तो आपको भी ये सीवियर डिप्रेशन रहा एज यू टोल्ड अस। तो कैसे निकलें इससे? कैसे गेट रिड ऑफ हुआ जा सकता है इससे? सबसे पहले ना नजरिया बदल लेते हैं, क्योंकि हम डिप्रेशन को कैसे देख रहे हैं कि ये एक अनरिसोर्सफुल स्टेट है। डिप्रेशन किसी को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना, सब हाँ, बोलते श्योर। हैं कि नहीं मुझे नहीं नहीं चाहिए, चाहिए। मुझे डिप्रेशन से निकलना है, डिप्रेशन नहीं चाहिए। पर हुँ, आप मुझे एक ऐसा व्यक्ति बताओ जो बहुत महान बन गया है, बहुत बड़ी पोस्ट पे है, बहुत कुछ दुनिया में एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर रहा है, और उसको डिप्रेशन ना हुआ, उसने कभी लाइफ में डिप्रेशन ना देखा हो। शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा हुँ, जिसने बिना डिप्रेशन के बहुत ज्यादा बड़ी ऊंचाई को छुआ है। इन अनदर वर्ड मैं ये कहना चाहती हूँ कि डिप्रेशन इज नॉट एन अनरिसोर्सफुल
स्टेट। हम्म। डिप्रेशन आपका रिसोर्सफुल स्टेट हो सकता है। अगर आपकी लाइफ में डिप्रेशन आ गया है तो अपने आप को बोलो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारा बेहतरीन समय आने वाला है। ओके। क्योंकि जब भी किसी का बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम आता है, जब बहुत ही बड़ी ग्रोथ आती है लाइफ में, डिप्रेशन के बाद ही आती है। तो हम्म। आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने सबकॉन्शियस को क्या मैसेज दे रहे हो, कैसे ट्रेन करना चाहते हो हम्म। उसको। डिप्रेशन को ऐसा बोल के कि ये अनरिसोर्सफुल स्टेट है, खराब है, उसमें आप बैठे रहोगे, या उसको रिसोर्सफुल मानकर कि हाँ ये डिप्रेशन वाली जो स्थिति आई है, यहाँ ये कुछ लर्निंग दे रहा है, इसको सीखो। और अब चूंकि वर्स्ट में है हम, जब सबसे खराब ही हो चुका है, तो अब तो और खराब होने की गुंजाइश नहीं है ना। हाँ, ऑब्वियसली। अब तो अच्छा ही होने की गुंजाइश है। तो अब थोड़ा सा भी काम करोगे अपने ऊपर तो हम्म। आपको एक बड़ी विन दिखेगी। तो जरूर आपको इस तरीके से सोचना चाहिए कि इसको रिसोर्सफुल स्टेट में कन्वर्ट करें, और डिप्रेशन के बाद आप बहुत शानदार बाउंस बैक करते हैं, या। जैसे कि मैंने किया और भी हम्म। काफी लोगों ने किया है। माइंडसेट का रोल कितना रहता है इसमें? जैसे आपने बताया कि रिसोर्सफुल स्टेट है, अनरिसोर्सफुल, इसको नहीं समझना हम्म, चाहिए, यूटिलाइज करें। हम्म। तो कितना रोल रहता है माइंडसेट का इसमें? मैं कहती हूँ 100%। ओके। माइंडसेट ही तो गेम है। माइंडसेट क्या है? आपकी धारणा, आपके बिलीफ सिस्टम। तो एक इंसान है जो, जैसे मैं हूँ, मेरी लाइफ में ऐसा नहीं, आज मैं नहीं कह रही हूँ गौरव, मैं जब छोटी थी ना तब से मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ में, हम्म। कि जब भी गिर जाती थी, गिरने का मतलब कोई छोटी मोटी हार मिल गई या बड़ी हार भी मिल गई, हम्म। तो उसके बाद मैंने देखा कि बाउंस बैक में बहुत अच्छा करती थी। जिद आ जाती थी कि अच्छा मैं कैसे फेल हो सकती हूँ इस सब्जेक्ट में, मैं कैसे हार सकती हूँ, नहीं हम्म। अब तो मैं करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो वो जिद थी, हम्म। और वो चीजें अचीव भी कर लेती थी, फोकस्ड थी। तो ये मैं अपनी लाइफ से जो मैंने सीखा वो मैं बता रही हूँ। तो मेरा सबकॉन्शियस वैसे ही डिजाइंड है, मेरा बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। इवन जब मैं बता रही हूँ कि 2022 में जब मैंने डिप्रेशन देखा, तब भी एक इंटरनल आवाज बहुत स्ट्रांग थी कि अपर्णा ये तो बहुत बुरी सिचुएशन में हो, तो बहुत खतरनाक सिचुएशन में हो, हम्म। इसका मतलब बहुत ही बड़ी बड़ा चेंज आने वाला है, बहुत ही बड़ी कोई ग्रोथ आने वाली है तुम्हारी लाइफ में। हम्म। तो एक अंदर से था कि इसको बोल रहे हैं माइंडसेट, इसको बोल रहे हैं बिलीफ। ये बनाने से बनता है, माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ता है और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम्म। अगर आप इस माइंडसेट से काम कर रहे हो कि वही जो मैंने बोला, अनरिसोर्सफुल पे हार मान ली, होप चला गया आपका, तो आप कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर पाओगे ना, कोई उसमें फिर गुंजाइश नहीं रहती है। हाँ, श्योर। एक आपको उम्मीद जगाए रखनी है। कहते हैं ना कि हाँ, उम्मीद उम्मीद का जगाए दिया रखनी है। जलते रहना चाहिए, या तो आप खुद जलाओगे या तो कोई और जलाएगा। लेकिन सबसे अच्छा यही होता है कि आप अपनी जिंदगी से, अपनी लाइफ से, एक्सपीरियंसेस से कुछ ना कुछ पिक करके वो दिया जलाए रखें। इसमें एक चीज बताना चाहती हूँ गौरव, मैं कि जो भी इमोशन आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, हम्म। लेट्स से कि आप चाहते हैं कि मैं बहुत पीसफुल रहूं, ठीक है, और बहुत अमीर बन जाऊं, और पीसफुल भी रहूं, लव्ड फील करूं अपनी लाइफ में, सेफ फील करूं, तो ये सारे इमोशन ऐसे तो नहीं है कि जो आपने कभी फील ही नहीं किए हैं। हाँ, ऑब्वियसली। कुछ टाइम स्पैन के लिए तो रहे ही हैं लाइफ में। जरूर रहा होगा, हम्म। अदरवाइज आप इसको जानते ही नहीं। हम्म। ट्रू। आप जानते हैं मोती नगर में एक ललित डेयरी है, ललित डेयरी पे मोहन नाम का लड़का काम करता है, क्या आप उस मोहन को जानते हैं? नहीं, आप नहीं जानते हैं। तो अगर आप मोहन को जानते तो आप जानते, है हम्म। ना। तो आप जब मोहन को नहीं जानते तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। सेम चीज आपके इमोशंस, आपके गोल्स हैं, जो भी आप गोल्स अचीव करना चाहते हैं, जो भी अपनी लाइफ में गोल्स जो भी होता है ना, उसका अल्टीमेट जो निचोड़ निकलता है वो इमोशन ही होता है। तो इमोशन आपने ऑलरेडी जिया हुआ है अपनी लाइफ में, तभी आप उसको चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपकी लाइफ में कब आपने वो इमोशंस फील किए थे, और उससे अपना बिलीफ बनाना है कि ये मेरे लाइफ में पहले था, हम्म। इस तरीके से आया था, तो अब आगे भी आएगा। नहीं तो यही हम मिस करते हैं, ब्रेक हो जाता है यहाँ पे हमारा धागा। हम बोलते हैं भाई, हम तो मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मैं तो गरीब ही हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ तो हार जाता हूँ। एंड दैट इज नॉट ट्रू। ऐसा थोड़ी जीवन में आप हमेशा हारे ही होंगे। हाँ, ऑब्वियसली कभी तो रहा ही होगा कि आपने भी फील किया होगा कि हाँ, मैं कुछ हूँ। हाँ, हम्म। अगर आपने जीत कभी फील नहीं किया होता तो आप जीत चाहते ही नहीं अपनी लाइफ में। ओके। इस टाइम पे मैम मेरा वही वाला हो गया कि मैं सुनता रहा हूँ। अभी इसको आप और लिटरली। ये मेरा यही वाला हो गया, मैं ऐसे सुनता रहा बस। ये पर्सपेक्टिव हमको चेंज करने की जरूरत है। आप हम्म। देखिए, अगर आपको किसी चीज का स्वाद नहीं पता है तो आप उस खाने के लिए नहीं बोलोगे कि मैं ये खाऊंगा। हम्म। अदरवाइज या तो जैसे उज्जवल ने आपको बताया हो कि सुनो, पता है भाई, मोती महल में बहुत अच्छी कचौड़ियां मिलती हैं,
मुझे तो बड़ा मजा आया, तुमने भले कभी कचौरी ना खाई हो पर तुम्हारे दोस्त ने बोला बहुत अच्छी मिलती, तब तुम जाओगे, इन्फॉर्मेशन आएगी। मतलब वो कभी भी कोई भी चीज अननोन नहीं होगा जो आप चाह रहे होगे। तो हुँ। इस चीज का ध्यान रखना है, और अगर उज्जवल आपका बहुत अच्छा दोस्त है तो आप उसे बिलीव करोगे ना। हाँ, श्योर। हाँ, उसने बोला है तो खराब चीज तो थोड़ी बताएगा, अच्छी हुँ, चीज रेकमेंड करेगा। हुँ। जाओगे उस माइंडसेट से खुशी खुशी। अगेन इमोशन फीलिंग, तो यही आपको सही रखना है, अपना माइंडसेट अपने इमोशन, और चीजें ऐसे मैनिफेस्ट होती हैं। ये माइंडसेट सीखा जा सकता है, बाय बर्थ होता है? देखो सीखा जा सकता है बिल्कुल, बाय बर्थ तो होता ही है, बाय बर्थ नहीं कह लो, जब हम 2 ढाई साल के हो रहे हैं हुँ, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है उस हिसाब से कॉन्शियसली, मतलब ज्यादा प्रोमिनेंटली तब हमारा माइंडसेट बनना शुरू हो जाता है। ऐसे सनातन के उस पे बताऊं और हुँ, मेरे अपनी समझ से बताऊं तो मुझे ये लगता है कि जब एक बच्चा सिंगल सेल सेल भी है, माँ के गर्भ में भी जब है, तब से ही उसका माइंडसेट सब तैयार हो रहा है। क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं बता ही देती हूँ। हाँ, श्योर, श्योर। तो जब माँ और जब माता पिता जब कंसीव कर रहे होते हैं, तो उस टाइम आप अगर हायर स्टेट में नहीं है, हायर स्टेट का मतलब आपका माइंड बहुत खुशहाल स्टेट में नहीं है, एक सनातन के हिसाब से सही टाइम नहीं है। जो बोलते हैं ना कि जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का जन्म कैसे हुआ था, संध्या के समय उनके माता पिता करीब आए, बच्चा कंसीव किया तो राक्षस पैदा हो गए। तो संध्या के समय हमारे सनातन को, सनातन में नहीं कहा गया कि वो हमारा समय है, जब आप कंसीव करो, ओके। बच्चे के लिए कोशिश करो, तो एक समय होता है। इन सारे समय का ध्यान रखकर एक अच्छे माइंडसेट के साथ, जैसे हस्बैंड वाइफ में एक्चुअली प्यार है एंड नाउ दे वांट टू कंसीव, ओके। ऐसा फैमिली प्रेशर से नहीं या गुस्से से नहीं, पति पसंद नहीं है, बीवी बीवी कुड़ी हुई है, पति को पत्नी पसंद नहीं है, हुँ, चिड़े चिड़े हैं, और डिप्रेशन है किसी चीज, पैसों की तंगी है, और तब वो कंसीव कर रहे हैं, तो बच्चे में भी वो स्ट्रेस डिप्रेशन जा रहा है। हुँ, तो माइंडसेट वहां से भी बच्चे में जा रहा है, बन रहा है कुछ ना कुछ उसके अंदर का पैटर्न। अब जब बच्चा 2 ढाई साल का हुआ, आसपास का इन्वायरमेंट है, घर में कैसी बातें हो रही हैं, इन सब चीजों का असर पड़ता है। हुँ, आप देखो बहुत लोग ऐसे होते हैं, ये प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा, कि आपके घर में जब छोटे बच्चे होते हैं आपको लगता है कि अरे इसको नहीं समझ में आ रहा है, ये हुँ। नहीं सुन रहा है, हम लड़ाई की बात कर लें, हम किसी की चुगली कर लें, हम किसी को गालियां दे दें, अरे इसके तो समझ नहीं आ रहा, बच्चे को बोलना नहीं जानता, इसको नहीं समझ में आ रहा, सुनना नहीं, सुन रहा है तो भी इसको क्या पता है इतनी जो बोल। एक्चुअल में हर कोई सोचता हाँ, है, हाँ। हाँ, पर भाषा नहीं, बच्चों को इमोशन समझ में आते हैं, यूनिवर्स को इमोशन, हमें आपको हम सबको इमोशन समझ में आते हैं। अगर मैं बहुत सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करके, जैसे हमारे लखनऊ में होता भी है, हुँ, बहुत सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करके आपको कटाक्ष बोला जाए, तब भी आप समझ जाएंगे कि आपको कटाक्ष ही बोला गया है। ठीक है। ओके। है ना। और हाँ, बहुत गालियों के साथ भी अगर आपसे कुछ मोहब्बत की बात करी जाए तो आपको समझ में आएगा कि ये मोहब्बत है। कैसे हुँ। समझ में आ रहा है? इमोशन। इमोशन। ओके, इमोशन। तो दैट इज़ बच्चा इमोशन। भी वही समझ रहा है, और आप अपने बच्चे का माइंडसेट वही बना रहे हो जो आप आसपास उसको इन्वॉल्वमेंट दे रहे हो। तो ओके। ऐसे जब हम बड़े होते हैं, अब जैसे आपके एज में आ गए, हमारी एज में आ गए, जब हम अपना करियर बिल्ड कर रहे हैं, अपनी लाइफ बिल्ड कर रहे हैं, तो अब जो बचपन से हमारा माइंडसेट बना हुआ है ना, वो हुँ, बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है अब यहाँ पर। बचपन में पैसों की तंगी देखी है, चिक चिक देखा है, ये सुना है कि 2 नंबर का पैसा, जिसके घर ज्यादा पैसा है, ये जिसके घर पक्का 2 नंबर का पैसा होगा। तो ये सब माइंडसेट बन गया आपका। अब पैसे को लेकर आपके वैसे ही परसेप्शन है, लड़की या लड़के को लेकर भेदभाव, कास्टिज्म, रेसिज्म, ये हम पैदा होते थोड़ी लेकर आए थे, ये हाँ, सुनते श्योर। सुनते तो माइंडसेट बना आपका। हुँ, ये सोशल स्टिग्मा ही है, जी। ऑब्वियसली हम लेके नहीं आए। आपने यूथ की बात करी कि जो टेंशन्स हैं कई सारी, तो एज़ फार एज़ माय नॉलेज इज़ कंसर्न्ड, करंट यूथ 3 प्रॉब्लम से मतलब उसको 3 मेजर प्रॉब्लम है। फर्स्ट वन इज़ रिलेशनशिप, जो हर किसी की है प्रॉब्लम अभी। सेकंड इज़ पढ़ाई, और पढ़ाई के आगे करियर, क्योंकि फैमिली प्रेशर है, घर की ज़िम्मेदारी है। तो उस टाइम में क्या है ना कि कोई भी अगर लड़का है या लड़की है, तो वो चीज़ें बैलेंस नहीं कर पाता। मेंटल बैलेंस कैसे बनाया ऐसी सिचुएशन में? कैसे हैंडल करना चाहिए हमको इन चीज़ों को? इसमें गौरव सबसे ज्यादा रोल तो मैं कहती हूँ फैमिली का होता है, पेरेंट्स का होता है। हुँ, क्योंकि आप, मैं अपने घर में मैंने देखा कि मैं जब भी कुछ करना चाहती थी ना, तो हमेशा एक सपोर्ट मिला कि अच्छा करके देख लो। एक सजेशन आ जाता था कभी कभी कि देखो ये चीज मुझे मेरे हिसाब से ठीक नहीं लग रही है, फिर भी तुम्हारी मर्जी है तो तुम करके देख लो, तुमको ये पढ़ना है तुम पढ़कर देख लो, क्या होगा, 1 साल खराब हो जाएगा, ओके। हो जाएगा, हो जाएगा, हुँ, एक्सपीरियंस तो मिलेगा। तो मेरे घर का इन्वायरमेंट अलग था।
मेरे लिए बहुत आसान था, मैं कहूँ तो बहुत सपोर्ट मिला है, इसीलिए मल्टीफोकल करियर रहा है मेरा। और बहुत मुझे मजा आता है सोचकर कि चलो सारी चीजें हो रही हैं। हुँ, पेरेंट्स के अंदर एक चीज क्या होती है कि बहुत पेरेंट्स ऐसे होंगे जो अपना सपना चाहते हैं कि मेरा बच्चा पूरा कर दे, पर आप अलग हैं, आपका बच्चा अलग है। आप पता नहीं किस चीज से इंड्यूस थे, आप बच्चे को भी उससे इंड्यूस करना चाह रहे हो सकता है उसका स्किल सेट कुछ और हो। और आज की डेट में बड़ा आसान है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, मैं कभी नहीं बोलती कि एजुकेशन खराब है, पढ़ना चाहिए। पर एजुकेशन से ज़्यादा अभी के टाइम पे आपका स्किल सेट काम कर रहा है ना। अगर आपको एआई की नॉलेज है, यू कैन अर्न मनी। हुँ, आपको जैसे पॉडकास्ट आप कर रहे हैं, यहाँ से भी यू कैन अर्न मनी। इसके लिए आपको कुछ और बनने की ज़रूरत नहीं है, ये स्किल सेट है। और भी तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्किल सेट के ज़रिए आप कमा सकते हैं और अपना नाम कर सकते हैं, और चेंज भी आ चुका है। बैलेंस करने की बात जो रही, एक तो कम्युनिकेशन बहुत मेजर रोल अदा करता है। तो माता पिता के साथ आप बैठकर अपनी फैमिली के साथ बात करना, फैमिली को भी चाहिए कि बच्चों को समझना, बात करना, एक्सेप्ट करना, बोथ वेज बहुत ज़रूरी है। कन्वे कभी, जो स्टूडेंट्स है वो स्पेशली कन्वे कभी गुस्से से ना करें। बोलते हैं ना, रिस्पॉन्ड, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। गुस्सा आ रहा है, फैमिली रोक रही है, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। बताओ क्यों, क्यों ये जरूरी है, क्यों आज की डेट में आपका, जैसे मैंने अपना करियर चेंज करा, डेंटिस्ट्री से इसमें आई, तो मेरे घर में ऐसा थोड़ी था कि तुरंत बोल दिया हाँ हाँ जाओ चेंज कर लो। उनको लग रहा था कि अरे इतना अच्छा खासा तो इसने पढ़ाई लिखाई करके इतना बढ़िया करा है, अभी क्यों इसमें जाना है। हुँ, तो उनको बताया मैंने कि मुझे क्यों जाना है। मैं वहां भी सेवा करने गई थी, मेरा मोटिव यही था कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ पाऊं, लोगों की सेवा कर पाऊं। यहाँ पर भी भगवान ने मुझे एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां से मेरे माध्यम से सेवा ही हो रही है। मैं बहुत लोगों को हेल्प कर पा रही हूँ, ईश्वर की कृपा है कि वो मेरे थ्रू जा रहा है, दैट ग्रेस इज फ्लोइंग थ्रू मी। तो मेरा तो पर्पस पूरा हो रहा है ना यहाँ पर। और हाँ, मुझे श्योर, खुद की भी हीलिंग होती है, खुद को भी शांति मिलती है, क्योंकि अपने जैसे लोग जब ठीक होते हुए देखते हैं तो मेरी आत्मा बहुत तृप्त होती है। तो ये कन्वे करना पड़ता है, कन्वे किया मैंने कि ये इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ मुझे शांति मिल रही है, अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है। ये सब चीजें आप अपनी फैमिली को बताओ, दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। इनिशियली कोई नहीं मानेगा, स्पेशली जो नया बिजनेस वगैरह शुरू करते हैं, घर वाले कहते हैं अरे बेटा मेरा नालायक निकल गया कोई। तो आप अपने बिजनेस को बहुत सिंसियरली लेकर एक प्यारे बच्चे की तरह उसको नर्चर करके दिखाओ, तो पेरेंट्स आपको एक्सेप्ट करेंगे। रिलेशनशिप पे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे गौरव। हुँ, रिलेशनशिप में तो आप मुझसे सवाल पूछो, फिर मैं बताऊं। ओके। ये रिलेशनशिप का यही है ना, जैसे मुझे लगता है आपने बीच में एक बात बोली, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा रहता है, तभी रिलेशनशिप खराब होते हैं। इज़ दैट ट्रू? बिल्कुल, किसी भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप तो अच्छा नहीं होता है। आप बताओ एज हुँ, इट इज, क्या होगा, बुरा लग जाएगा, सामने वाले को लग जाए, हाँ, थोड़ी देर बुरा श्योर, लगेगा, लेकिन थोड़ी देर अगर वो आपके अपने लोग हैं तो वो समझेंगे भी। अब बुरा लग, इसका ये मतलब नहीं है कि हम जाके उसको बुरे लहजे में कह रहे हैं। कहने का मतलब हो सकता है कि आपको वो चीज़ ना पसंद आए, मेरे थॉट ना पसंद आए, हुँ, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे कि अच्छा अपना ने क्या कहने की कोशिश की, तो शायद आपको मेरा भी विचार समझ में, और कहीं म्यूचुअल ग्राउंड पे हम आकर रह सकते हैं ना। हाँ, श्योर, तो ये बात करने से होगा, ऐसा नहीं कि अरे आजकल होता है ना वो मेरा पति मुझे समझता ही नहीं है, मेरी हुँ, बीवी को मेरी कदर ही नहीं है। अरे बताओ तो कैसे कदर करनी है, बताओ तो कैसे समझना है, आपने बताया ही नहीं। जैसे छोटे बच्चों को माँ बाप बोलते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पर कभी नहीं बताया पढ़ना कैसे है, ट्रू, एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। सिर्फ यही मार मार के बोला गया कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वो छोटा बच्चा वो कंफ्यूज है, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़े कि पास हो जाए। आपने कभी उसको उसको याद नहीं हो रहा है, वो बुक लेकर बैठा हुआ, उसको नहीं याद हो रहा, उसको पढ़ने का तरीका आपने कभी बताया ही नहीं। ट्रू। रिलेशनशिप में हैं क्वेश्चंस मैम, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल। बट उससे पहले कि आप बताइएगा मुझे कि नेगेटिव एनर्जी एंड नेगेटिव थॉट्स या किसी भी तरह का गिल्ट, इज इट द प्राइम रीजन ऑफ डिग्रेडिंग ह्यूमन हेल्थ? इसमें अगर स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग की हम बात करें तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, स्ट्रेस हार्मोन्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। हम्म, तो हाँ, आपकी बॉडी को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं। पर मैं इसको हमेशा, जैसे आपको डिप्रेशन के बारे में मैंने बोला कि वो अनरिसोर्सफुल स्टेट नहीं है। जैसे जब क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड लेते हैं ना, हल्की सी चोट लग गई, कहीं लोहा से लग गया, फर्स्ट एड लेते हैं, हम्म, बिल्कुल वैसे ही जब भी आपको लाइफ में ऐसा लगने लगे। अभी तो फिलहाल गौरव, जैसे आप अपना फोरहेड रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए, तो ऐसा सोचिए कि बिल्कुल मेरा फोरहेड रिलैक्स है। मैं मान
इतना ऑब्वियस है, मैं मास्क लगा के बैठूंगा कैसे? नहीं, और ये आप रिलैक्स कर सकते हैं ना, तो ओके। अगर आप जैसे लकीरें दिख रही है इट मीन्स यू आर स्ट्रेस, तो बिल्कुल एकदम लाइट होके आप सुनो। ये ओके। एग्जाम्पल था ताकि आप लोगों को समझ में आए, गौरव बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है। तो देखो अभी फोरहेड रिलैक्स हो गया इनको टोकने पे, तो आप अपने लोगों को भी बोल सकते हो फोरहेड रिलैक्स, चेहरे पे एक स्माइल रिलैक्स। ओके। तो हम कहाँ पर थे, हाँ हाँ। स्ट्रेस पे। ओके। तो जिस दिन आपको पहला स्ट्रेस समझ में आए कि आज मेरी बॉडी में स्ट्रेस है, या फिर मुझे एनजाइटी हो रही है, ओवर थिंक मैं कर रहा हूँ, आप वहां पर अवेयर हो जाओ। अवेयरनेस कैसे आएगी वो भी मैं बताऊंगी कि हम्म। हाउ यू विल गेट अवेयर ऑफ इट। अवेयरनेस आ जाए, अब आप उसको डायरेक्शन दे दो। ओवर थिंकिंग बहुत अच्छी चीज होती है। हम्म। अगर वैज्ञानिक ओवर थिंकिंग नहीं करते तो बन चुका होता, कोई भी डिस्कवरी हो चुकी होती, वो भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ऑब्वियसली हाँ। पर वो क्रिटिकल ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इन अ राइट वे। इन अ राइट वे, ओके। और फॉर अ राइट रीजन, ऑन अ राइट टॉपिक, जिसका कुछ तथ्य निकल सकता है। हम्म। ओवर थिंकिंग सही जगह हो रही है, हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने आज चाट नहीं किया तो कहाँ है। आप इस पे ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इसका कुछ रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। ये एग्जाम देकर आ गए, फेल हो गए, तो भाई अगर तुमने लिखा है, एग्जाम सही से दिया, तो फेल तुमको कोई नहीं कर सकता है। और अगर नहीं लिखा है तो होना ही है, तो फिर उसमें भी तुमको पास कोई नहीं कर सकता, तो काहे का टेंशन। तो जो होना था वो हो गया, हाँ एग्जाम गया। हाँ अब ओवर थिंक करने से कंक्लूजन चेंज नहीं होगा। हाँ। सो हम राइट। ऐसी चीजों पे ओवर थिंकिंग करते हैं, तो ये है ओवर थिंकिंग। अब इसको आप डायरेक्शन दे सकते हो हमेशा कि सही तरीके से, जैसे ओवर थिंकिंग जब होती है तो इसके लिए मैं एक टेक्निक बताती हूँ कि जब भी आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, आप डायरी पेन लो और लिखना शुरू कर दो, चाहे वो कुछ भी आ रहा है दिमाग में। किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है, या हम्म। कुछ भी हम सोच रहे हैं, तो आप जब लिखने लगोगे ना, तो आप देखोगे कि अब आपका दिमाग शांत हो गया। या तो कुछ थॉट्स ही नहीं आएंगे, या तो फिर आएंगे तो सिर्फ वही आएंगे जो एक्चुअली जिसको केटर करना है आपको, हम्म। जेन्युइनली जिस पे काम करना है। तो फिर आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर नहीं जाते जब आप पेन पेपर लेकर बैठते हो। तो ओवर थिंकिंग का एक ये मैंने आपको सॉल्यूशन बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा करना। स्ट्रेस आया, एंजाइटी आई, इसको भी आप समझो कि क्यों आया। जैसे एक हम्म। एक और एग्जांपल लेते हैं, गुस्सा। गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है गुस्सा, है ना। गुस्से को रिकॉग्नाइज किया कि मेरे अंदर गुस्सा आया तो क्यों, और जिस वजह से गुस्सा आया उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो फिर ये रिसोर्सफुल स्टेट में चला गया, आपने एक अनरिसोर्सफुल इमोशन को रिसोर्सफुल में चेंज कर दिया। अगर आपको गुस्सा ना आए और आपकी बहन को कोई छेड़ कर चला जाए और आपको गुस्सा ही नहीं आ रहा है, तो ये कितना गलत सिचुएशन हो जाएगा ना। तो गुस्सा आना चाहिए ना, तभी तो आप जाकर उसको राइट टाइम पुलिस पे में आना कम, चाहिए। राइट टाइम पे राइट चीज पे आ रहा है गुस्सा। तो कितनी सही चीज है, एक क्राइम बच रहा है, आपने लाइक एक क्राइम होने से बचाया, क्रिमिनल को सजा दिलाई। तो गुस्सा इज इम्पोर्टेंट, लेकिन सही जगह पे सही डायरेक्शन में। डर, इसी तरह लोग बोलते हैं मैम मुझे डर बहुत लगता है, मुझे बहुत डर लगता है। अरे फियर बहुत इंपॉर्टेंट इमोशन है, फियर नहीं होगा, फियर खराब थोड़ी है। निडर होना खराब हो सकता है कि हम बिल्कुल डर ही नहीं रहे किसी चीज से। हाँ हाँ। अब डर नहीं रहे तो आग में जाकर कूद जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। हाँ। और ये माउंटेन ड्यू का ऐड नहीं कि डर के आगे जीत है। ये सब फर्जी, मुझे मुझे पता था मैम लाएंगे ये वाला। हाँ। तो ओके। आग से डरना, पानी से डरना, ट्रैफिक से डरना, अंधेरे से डरना, हम्म। लाइक मॉब से डरना जरूरी है। आपको अपनी सेफ्टी करनी है, जरूरी है। अगर नहीं, अगर रहोगे तो आप अपने आप को हार्म कर लोगे कहीं ना कहीं। तो अगेन ये भी आपके लिए एक रिसोर्सफुल स्टेट है। तो जितने भी चीजों को हम बोले कि नेगेटिव इमोशन, तो सबसे पहले यही समझ लो नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं। उसको हम जैसे बोलते हैं ना, अंधकार जैसी कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ प्रकाश होता है। अभी ये प्रकाश आप बंद कर दो तो अंधकार है। अंधकार है। ले आओ इस ट्रू। प्रकाश के बीच में मुझे अंधकार ले आकर दिखा दो, तो फिर मैं मान जाती हूँ कि अंधकार है। इस ट्रू। प्रकाश के रहते हुए अंधकार नहीं आ सकता। मैम, हैविंग डिजायर्स एंड ड्रीम्स, इज इट रीजन बिहाइंड डिप्रेशन? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम्म। अगर आपके पास ड्रीम डिजायर नहीं होंगे, तो फिर आप जिंदगी में करोगे क्या, है ना। बहुत जरूरी भी नहीं है होना, हम्म। लेकिन जब आप इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हैं, संसार में जी रहे हैं, तो होना भी चाहिए, है ना। आप कोई साधु संत तो महात्मा हो नहीं गए कि नहीं मैं बिना ड्रीम डिजायर के रहूंगा। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम सबके होते हैं, गोल्स होते हैं, कुछ सपने होते हैं, डिजायर्स होते हैं, तभी हमारे जैसे कोचेस भी हैं। तो हमारी तो दुकान इसी पे चल रही है ना, हम आपको मैनिफेस्ट करना सिखा रहे हैं कि भाई आपको आपके सपनों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। तो ये डिप्रेशन का तो बिल्कुल भी साइन नहीं है ना। हम किसी चीज पे जब फिक्स्ड हो जाते हैं, हम्म। अटैच्ड हो जाते हैं, वो अटैचमेंट डिप्रेशन का रीजन हो सकता है। जैसे किसी ने सोचा कि नहीं मुझे आईएएस ही बनना है,
हाँ, ये मेरे प्यारा। हाँ। तो किसी ने सोचा आप भी अपने आप को ले सकते हैं। आईएएस वाला एग्जाम्पल मेरा फेवरेट है, मैं अक्सर पॉडकास्ट में यही वाला एग्जाम्पल देती हूँ। हम्म, तो आईएएस ही बनना है, आप उसमें फिक्स्ड हो गए। अब आईएएस की जगह हो सकता है आपका कुछ और एग्जाम निकल गया, कुछ और बेहतरीन एग्जाम, लेट्स से सीजीएल निकल गया, कुछ और निकल गया, एक बढ़िया रेपुटेटेड पोस्ट है, लेकिन आप फिक्स्ड हैं कि जब बनना था मुझे डीएम ही बनना था और अब उसके नीचे कुछ मिल गया तो हम डिप्रेस्ड हो गए। तो हम्म, ये गलत है, क्योंकि आपने जितनी मेहनत की है, जो इनपुट डाला, आपको वही मिलेगा। ये यूनिवर्स बहुत ऑनेस्ट है। यूनिवर्स किसी के साथ बेईमानी नहीं करता। मेरी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन आया है, ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं जीती ही हूँ, बहुत जीती हूँ अपनी लाइफ में, बहुत जितना चाहा है मिला है। पर बहुत टाइम कुछ चाहा हुआ नहीं भी मिला है। वो इसलिए क्योंकि मेरे चाहने में भी कमी थी, मेरे प्रयास में भी कमी थी, मेरे इंटरनल फीलिंग में भी कमी थी। यूनिवर्स कभी भी डिसऑनेस्ट नहीं था। यूनिवर्स तो ऐसे दुकान खोलकर बैठा है कि आओ ले जाओ, डिजर्व करो और ले जाओ। हमको कोई चीज तभी नहीं मिल रही जब हम डिजर्व नहीं कर रहे, कुछ ना कुछ गड़बड़ है हमारे साइड से। ओके, ये चीज़ें मैं रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी 2 जॉब लगी मैम। हम्म। और ये मैं इस पे अटैच हो गया तभी मैंने वो छोड़ दी। हाँ, आपको लगा होगा ये कि चीज़। यही करना है। पर हम्म, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ गौरव, अगली अगली कोई अपॉर्चुनिटी आप मत छोड़ना। हो सकता है आपको आईएएस बनकर, क्या आपने शायद थोड़ी देर पहले मुझसे ऑफ कैमरा पावर की बात करी थी कि हम्म, मैम पावर ड्रिवन हूँ मैं, पावर चाहिए। तो पावर तो आपको पैसे से भी आ सकता है ना, किसी और प्रोफेशन से भी पावर आ सकता है। और मे बी आप अपने बिजनेस में इतने पावरफुल हो जाए, बिजनेस आपका इतना फैल जाए कि वहां से पावर आ सकता है। तो पावर आपका आउटकम है, ठीक है, वही आपको चाहिए। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि पावर आपको डीएम बनकर ही मिले, वही वाला पावर चाहिए। जैसे प्यार चाहिए जिंदगी में, शादी इंसान क्यों करता है, कंपेनियनशिप चाहिए। लेकिन लोगों को स्पेसिफिक पार्टनर अपना चाहिए कि यही वाला, इसी से शादी होगी तो मैं खुश रहूंगी या हम्म, खुश रहूंगा। अल्टीमेट गोल आपका खुश रहना है ना। हाँ, श्योर प्यार श्योर। चाहिए ना। अब आप एक टॉक्सिक इंसान के साथ जा रहे हो कि यही बदल जाए और मैं खुश रहूं, तो आप गलत तरीके से ही जा रहे हो। सेम आप अपने प्रोफेशन के साथ भी कर रहे हो। अगर आपको भगवान ने कोई और अपॉर्चुनिटी दी है सामने, आप एब्सोल्युटली उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब कर रहे थे, जो दो जॉब आपको मिली, आप उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब कर रहे थे। तो इसलिए वो दो जॉब आपके सामने थी। आप डीएम वाली फ्रीक्वेंसी पे होते तो वो मिल गई होती। अब वो नहीं मिली तो जो मिली उसको आपने नाराज कर दिया, हाँ जा जा। तो फिर समझ रहे हो, वो यूनिवर्स। रिप्यूटेड जॉब थी मैम, 2 गवर्नमेंट जॉब। हाँ। अब ये वाला क्लिप मैं पापा को भेजूंगा, पापा देखो। हाँ, नहीं छोड़नी चाहिए हमेशा। और क्या पता जब आप उस जॉब में एंटर करते और वहां से कुछ और प्रमोशन मिल जाता। यही होता है, हम्म, लोगों को लगता है नहीं पहले यही वाली चाहिए, नहीं। आप किसी दूसरी कंपनी में एंटर करते हो, ऐसे मेरे बड़े सारे क्लाइंट्स हैं हम्म, जो दूसरी कंपनी में एंटर करते और वहां के ही किसी बड़े पोस्ट पे लग गए, जो उनको यहाँ चाहिए था डायरेक्टली वो वहां इनडायरेक्टली मिल गया। तो आपको यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रही है, आप ही सोच रहे हो इसी रास्ते से जाएंगे। जब जाना है हजरतगंज जाना है, मेट्रो से ही जाऊंगा, अरे भाई तुमको ले जा रहा है उबर हम्म। वाला, चले जाओ उबर वाले के साथ। द थिंग इज कि फोकस करना चाहिए आउटकम पे। उस आउटकम तक पहुंचाने का रिसोर्स क्या होगा, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बेसिकली हमको वो आम खाने से मतलब रखना है, गुठली नहीं गिननी है। तो यहाँ पर जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई भी डिजायर, कोई भी ड्रीम है, सब हर चीज का एक एंड गोल इमोशन ही है। आप शादी भी करना चाहते हैं कंपेनियनशिप के लिए, हम्म, ट्रस्ट फैक्टर के लिए, फैमिली में प्यार हो इसके लिए। इसलिए थोड़ी शादी करना है कि शो ऑफ या सारी चीजें ना, वो आपका मेन मोटिव नहीं होता है कि घूमना फिरना या ये सब, इन सब के बाद में भी एक इमोशन ही आता है। हम्म, सेम आपके काम के साथ भी है, आप काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पैसा आएगा तो पावर मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, आप अपने पसंद की चीजें खरीद पाएंगे, रिसोर्सफुल हो पाएंगे। तो इमोशंस ही तो हैं ये सारे। तो हमको वो इमोशन चाहिए, बेसिकली हमको ऐसा चाहिए कि मुझे पावर हो, सिक्योरिटी हो। तो कोई जरूरी है आप खुद ही कमा कर करो। हो सकता है आपके फादर ने मे बी लेट्स से बिटकॉइन क्रिप्टो में इन्वेस्ट करा था, कहीं से बहुत बड़ा रिटर्न आ गया। अब आपको काम करने की जरूरत ही नहीं, तो क्यों उस पैसे को आप बोलोगे नहीं 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 चाहिए मुझे, मैं तो अपने से ही कर कर करूंगा। अरे चाहिए ना, मिल गया ना तुमको बिल्कुल, जो हाँ, चाहिए श्योर। था। तो जस्ट वेलकम इट। तो रिसीविंग में हम खुद ही ब्लॉक कर देते कि नहीं यहीं से रिसीव करूंगा। मुझे एक गिलास पानी चाहिए, गौरव ही देगा तो पीऊंगी। अब उज्जवल ला के दे रहा तो नहीं नहीं, तुम मत, तो तुम्हारे हाथ से नहीं लूंगी, वो गौरव ये तो जिद है ना। पानी चाहिए तो आप रिसीविंग अपने ब्लॉक मत करो कभी भी। ओके, टेल मी मैम, हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स। यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। सबसे पहले जो मुझे लगता है ना, कि सोच होनी चाहिए आपकी अपनी। हम क्या करते हैं, दूसरे के सपने को ज्यादा जीते हैं बचपन से।
हम सब जीते आए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं जिया है, मैंने भी दूसरे को देखकर ही, मम्मी एक डेंटिस्ट के यहाँ जाती थी, उनकी क्लिनिक देखकर मुझे लगता था मुझे भी डेंटिस्ट बनना है, तो वो भी एक दूसरे का ही सपना था जो इन्फ्लुएंस हुआ कहीं ना कहीं मेरे माइंड में। तो लेकिन कर लिया मैंने, अटैच भी हो गई उस चीज से। कहने का मतलब ये है कि आप एक्चुअल में क्या करना चाहते हो। आज की डेट में मुझे पता है मुझे एक्चुअल में क्या करना है, और मैं वो हम्म, कर रही हूँ बहुत मजे में। तो मेरे गोल, आपके गोल, किसी और के गोल डिफरेंट हो सकते हैं। तो पहले अपने थॉट को पहचानना, ठीक है। मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, तो क्या मेरा ये अपना डिसीजन है, मैं बनना चाहता हूँ। मुझे डिफेंडर चलानी है, डिफेंडर मैं खुद अपने शौक से चलाना चाहता हूँ, अपने कंफर्ट के लिए चलाना चाहता हूँ, या फिर किसी को देखकर मैं बहुत ज्यादा अटैच हो चुका हूँ उस चीज से। या किसी, सपना वो थोपा गया किसी का। हाँ, किसी का थोपा हुआ सपना है, पेरेंट्स का, दोस्तों का। ऐसा तो नहीं है कि कोई और आपको इस चीज के लिए इंड्यूस कर रहा है। तो थॉट पहले अपने क्लियर रखने चाहिए। थॉट, आपको एक थॉट आया, उस थॉट के बाद आप फीलिंग देखो अपनी, कि फीलिंग कैसी आ रही है। जब भी एक विचार आता है ना मन में, तो फीलिंग भी आती है साथ में। खुश होते हैं हम, एंजाइटी आती है, या फिर डर लगता है, या फिर लगता है कि नहीं नहीं ये तो पक्का कर ही लूंगा मैं, विश्वास होता है। तो फीलिंग देखनी है कि फीलिंग क्या आ रही है। अभी फीलिंग पे काम करते हैं बाद में हम मैनिफेस्टेशन में, पर पहले तो फीलिंग अपनी देख लो कि है क्या। डर, एंजाइटी, ये सारी ओवर थिंकिंग, ओवरवेलमिंग ऐसी सिचुएशन है, तो उसको हम करेक्ट करते हैं। और अगर आपको कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, हैप्पी फील हो रहा है, और लग रहा है कि अरे बस ये तो मैं कर ही लूंगा, बिलीव हो रहा है, तो ये तो 100% होगा। यूनिवर्स ने आपको हरी झंडी दिखा दी इसका मतलब। तभी आपको खुशी वाली फीलिंग आएगी। दो चीजें होंगी। तीसरा, विश्वास, आपका अपने ऊपर विश्वास होना, अपने सपने के ऊपर विश्वास होना कि ये मैं कर लूंगा, है ना, वो बहुत जरूरी। बिलीफ सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। ओके। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है एक्शन। हमने एक्चुअली। सारी चीजें कर ली, इमोशन कर लिया, फीलिंग कर ली, अब मैं हमने सारा अपना बिलीफ सिस्टम करेक्ट कर लिया, सब एकदम फर्स्ट क्लास है, अंदर से पूरा विश्वास भी आ रहा, बिलीव भी है। दिन भर मैं सोच रही हूँ, विजुअलाइज कर रही हूँ, पर एक्शन नहीं ले रही हूँ। अगेन, पानी आपने भी लाकर रख दिया, उसने भी लाकर रख दिया, बस उठाकर पीना है, नहीं पी रही हूँ। हाँ, तो एक्शन नहीं कर रहे एक्शन ना। नहीं ले रहे, और कह रहे अरे देखो यूनिवर्स सुन ही नहीं रहा है, पानी दे ही नहीं रहा, मुझे प्यास लगी है, प्यास लगी है, प्यास लगी है। तो ये एक्शन बहुत जरूरी है। और अगर मुझे एक गिलास पानी चाहिए था और आधा ही मिला, तो भी मुझे इस आधे के लिए ग्रेटफुल होना है। नहीं मिला तो भी मुझे ग्रेटफुल होना है। हो सकता है मेरे बॉडी में इस समय ऐसे टॉक्सिन हो जो मुझे नहीं पता, कि पानी पीने से मैं मर जाऊं, और ईश्वर ने बोला रुक जा, थोड़ी देर बाद दूंगा, जब तेरा टॉक्सिन नॉर्मल होंगे तो ठीक हो जाएगी तब। तो अगेन बी ग्रेटफुल। अगर आपका गैप पीरियड भी आ रहा है, कोई चीज नहीं मिल रही है, तो भी एक आपका थैंकफुलनेस नहीं खत्म होना चाहिए, भगवान से विश्वास नहीं खत्म होना चाहिए। तो ये सारी चीजों पे हम काम करते हैं डे बाय डे, डे बाय डे, कैसे आप इन पांचों को सिंक कर सकते हैं। और ये जब अलाइंड रहते हैं, इसको मैं बोलती हूँ कि ये अलाइंड है, एक वन बाय वन अलाइंड है। मैनिफेस्टेशन एकदम, बस आपकी वो राम सेतु बन चुकी है, आप बस पार कर जाओगे। ओके। डू यू थिंक मैम कि सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं? जैसे आपने बताया कि अ, अगर पानी नहीं मिला हमें, तो हो सकता है भगवान हमको रोक रहे हो, हम्म। यूनिवर्स हमको रोक हम्म। रहा हो। डू यू थिंक ये चीज़ें सारी कनेक्टेड हैं? क्योंकि हंड्रेड बहुत से परसेंट लोग ऐसा नहीं मानते। 100% है। मेरी लाइफ की स्टोरी जो स्टॉक पे है, और बहुत सारे पॉडकास्ट में आप सुन सकते हैं। जब लोग सुनते हैं वो स्टोरी, जानते हैं उसके बारे में, तो बहुत सिंपैथी देते थे मुझे, और अभी हम्म, भी, कि भाई ऐसा कैसे हो गया। मुझे भी उस टाइम लगता था क्या ये चीजें तो नहीं। अब समझ में आता है वो क्यों हुआ था, उसके पीछे क्या रीजन था, और कितने भगवान दयालु हैं कि बहुत कम फेज में, बहुत कम टाइम में मुझे निकाल दिया वहां से, है ना। बहुत क्या बोलते हैं कि कम डैमेज में ही आप बाहर निकल हम्म, आए। हमको नहीं दिख रहा होता, हम शिकायतें कर रहे होते कि भगवान इतना दुख दे दिया मेरी लाइफ में। आपको नहीं पता, आपका दुख हो सकता था बहुत लंबा था, भगवान ने थोड़े में एकदम, वो जैसे हम लोग छोटे बच्चों को दूध भात खिला के वो उसको जिता देते थे ना, हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस वैसे ही भगवान ने आपको थोड़ा सा कष्ट से निकाल कर आपको सही जगह ला कर रख दिया। मुझे देखो ना, मेरे मेरी लाइफ में बहुत कष्ट था, मतलब अकॉर्डिंगली जैसे हम बात करें जिस लेमैन में। पर देखो ना, 2 साल के अंदर भगवान ने कहाँ ला कर रखा है, कितने फूलों में सजा कर रखा है। मतलब आई एम सो ब्लेस्ड, सो ग्रेटफुल। तो आपका नजरिया वैसा होना चाहिए। मैं अपने लोएस्ट में भी मैंने भगवान को कभी उल्टा सीधा नहीं बोला। रोती थी उनके सामने, हम्म, रो देती थी, रोना आ जाता था कि भगवान जग जाओ, हे धरती मैया फट जाओ, ये सब चीजें ड्रामेटिकली मैं करती थी। हम्म, लेकिन ये नहीं था कि भगवान मुझे सुन नहीं रहे हैं, मुझे हमेशा पता था भगवान सुन रहे हैं, ठाकुर जी हैं। कुछ तो, कुछ तो उनकी विशेष कृपा है। या फिर अगर मुझे ऐसे ही जाना है तो मैं जा रही हूँ, लेकिन ठाकुर जी मेरा स्वागत करेंगे, हम्म। मेरे कृष्णा मेरा स्वागत करेंगे। तो ये भगवान से भरोसा नहीं खोना चाहिए आपको। कई लोगों का कंसर्न रहता है मैम कि
उन्होंने मैनिफेस्ट किया लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं, हम्म। कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, हम्म। तो उनको ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए फिर? असफलता का मतलब ये है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं नहीं किया किया गया गया। है। तो ओके। मैनिफेस्टेशन में आपके बहुत ज्यादा कमी है, तभी वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। अगेन, मैनिफेस्ट लाइक अ चाइल्ड, अ किड। एक बच्चा होता है, उसको पूरा भरोसा होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ मेरे मम्मी पापा करके देंगे मुझे। पापा पापा ये वाली टॉफी दिला दो, ये टॉय दिला दो, ये कपड़ा दिला दो, मम्मी मुझे आज आलू के पराठे ही खाने हैं। उसको डाउट थोड़ी होता है कि मम्मी नहीं खिलाएगी या पापा ये टॉय नहीं खरीदेंगे या हम्म। घुमाने नहीं ले जाएंगे। तो बिल्कुल वैसे यूनिवर्स आपके पिता हैं, परम पिता परमेश्वर है। डाउट कैसा, जो अबंडेंट है वो आपको सब कुछ दे सकता है। मैनिफेस्टेशन में लोग क्या करेंगे, एक टेक्निक करेंगे, उसका ऐसे कहेंगे देखो 5 दिन हो गए अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, मैंने तो विजुअलाइज भी किया पर कुछ हुआ नहीं, हम्म। भगवान सुन ही नहीं रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं मेरी। आप डाउट कर रहे हैं, आपको पहले ही पता है कि नहीं होगा। आपने हम्म। उस चीज को दिमाग में, आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए पहले तो, कि ओके। होगा कि नहीं होगा। वही मैं कह रही हूँ कि आपके पेरेंट्स के पास चीजें है तो आप डाउट तो करते नहीं। तो भगवान तो हम सबके परम पिता है ना, उनके पास सब कुछ है, तो वो आपको देंगे ही। डाउट खत्म करना बहुत जरूरी है, सरेंडर बहुत जरूरी है मैनिफेस्टेशन में। और डेस्परेशन की फीलिंग नहीं होना चाहिए कि आज ही हो जाए, आज ही मैंने टेक्निक करी, आज ही के आज हो जाए, अगले 10 दिन में हो जाए, या स्पेसिफिकली मैं किसी चीज को पा जाऊं, चाहे वो रिलेशनशिप है या करियर है या कुछ भी। आपको कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए, ठीक हम्म। है। आपने, लोग बोल, मैं भी कहती हूँ कि स्पेसिफिक भी मैनिफेस्ट करवाती हूँ। बट अगर आपने स्पेसिफिकली कुछ मैनिफेस्ट किया और वो ना मिलकर कुछ और मिल गया ना, तो भी वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हुई है। हम्म। क्योंकि आपको जो आउटकम चाहिए था, लेट्स से कंफर्ट या फिर लग्जरी, वो आपको कहीं और मिल गई। तो आप ये मत बोलो कि इधर ही से चाहिए, ओके। है ना। तो ये हम्म। सारे जब एक्सेप्टेंस आप रखते हैं, एक्सेप्टेंस, सरेंडर, ग्रैटिट्यूड, मैनिफेस्टेशन सबसे आसान चीज है। वो सबकॉन्शियस आपका बिल्कुल बहुत इजीली काम करता है। सरेंडर का भाव होना चाहिए हमारे अंदर। सरेंडर मिसिंग है, डेस्परेशन है अगर, तो चीजें नहीं होती हैं मैनिफेस्ट। और अगेन, विश्वास रखो, उस परम पिता के पास सब कुछ है। वही आपने बोला सरेंडर का भाव होना चाहिए, लेकिन लोगों के क्या है ना कि जो मतलब सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो उसको सरेंडर के भाव में नहीं, एज अ चैलेंज लेते हैं कि करके दिखा, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ लेकिन मुझे पॉजिटिव इफेक्ट हो के दिखा मेरे में। ओके। ये मैंने एक रील देखी थी, उसमें क्या था कि दो तीन लड़कियां बैठी हैं और एक कोच है, हम्म। तो उन्होंने यहाँ पे उनके हाथ रखा और पीठ पीछे कुछ किया, और वो हम्म। बहुत तेज तेज से रोने लगी। हम्म। डज इट वर्क या ऐसे ही था? ये बहुत सारी मॉडलिटीज यूज होती हैं। हम्म। मैंने कभी इसको ट्राई नहीं किया है, पर ऐसा होता है? हाँ, पर ऐसा होता है, ऐसा मैंने कभी अपने में फील नहीं किया। पर मैं ये बता सकती हूँ आपको कि जब हम बहुत डीप मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, जब हमारी ब्रेन वेव स्लो होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप रियलाइज करते हैं। जब मेरा जब कॉन्वोकेशन था एनएलपी का और मैं गोवा गई हुई थी, तो वहाँ बहुत गहरे गहरे मेडिटेटिव प्रोग्राम्स हो रहे थे। मेरे जो मेंटोर हैं डॉक्टर YSR, वो कुछ मेडिटेटिव प्रोग्राम्स करा रहे थे, और बहुत लाइट फील हो रहा था उस कमांड से, जो भी वो बोल रहे थे ना, गाइडेड मेडिटेशन होता है। हम्म। तो वो चीजें विजुअलाइज करना, लाइट फील करना, अपने आप को उस जोन में ले जाना, तो आपके ब्रेन वेव स्लो हो जाते हैं, आराम मिलता है और आपके इमोशंस रिलीज हो जाते हैं। हम्म। ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन है, वो भी कहीं ना कहीं जैसे वो उसको एक साइकोथेरेपी की तरह यूज किया जाता है, बहुत अच्छा है काफी वो। तो उसमें भी जब कैथारसिस होती है तो बहुत अलग अलग इमोशंस निकलते हैं। सो इट इज ट्रू, इट वर्क्स। और ये जो आप बोल रहे हैं वो कोई मॉडलिटी होगी, कोई हीलिंग मॉडलिटी होगी, मे बी साउंड मेडिटेशन हो रहा हो या कुछ भी। तो उस थेरेपी से लोग अपने जो सबकॉन्शियस में पेन दबा हुआ है, ट्रॉमास हैं, वो बाहर निकाल लेते हैं। ओके। मैनिफेस्टेशन के लिए मैम अगर कोई सिंपल टेक्निक जो लोग आज ही से अपने घर पे ट्राई कर सकें? बहुत सारी टेक्निक है, देखिए, विजुअलाइजेशन की टेक्निक है, अफर्मेशन की टेक्निक है। पर हम्म। मैं सबसे ज़्यादा वर्ड्स पे बहुत बोलती हूँ सबको कि वर्ड्स पे काम करो। तो सबसे पहले तो आप अपने शब्दों को सुधार लें। अगर दिन भर में, जैसे सबसे ज़्यादा गौरव आप किससे बात करते हैं पूरे दिन में? मेरा तो उल्टा है, मैं किसी से नहीं करता बात। और अपने आप से? नहीं। नहीं। वही जब सोने जाता हूँ तो ओवर थिंकिंग भले थोड़ी वो बहुत हो। ओवर थिंकिंग भी आप अपने आप के साथ ही कर रहे हो, और हम्म। दिन भर भी आप सबसे ज़्यादा अपने आप के साथ ही रहते हैं। हाँ। 24 घंटे तो आप ही अपने आप के साथ हैं। तो हम्म। जब सबसे ज्यादा अपने साथ हैं तो अपने साथ ही सारी बातें होती होंगी। ऑब्वियसली मतलब। सबकॉन्शियसली, हम्म। अनकॉन्शियसली हम सबसे ज्यादा बात पूरे लाइफ टाइम में अपने आप से करते हैं। तो जब हम अपने आप से बात कर रहे हैं और अपने आप को ऐसे कमांड्स देते हैं कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा यार, तुम इतने बुरे हो, इतना टाइम में कर नहीं पाए, तुम फेल हो गए, ऐसी बातें जो ओवर थिंकिंग में चल रही एक्चुअली हैं आपकी, एक्चुअली है ना। हाँ।
तो इन कमांड्स को पहले चेंज कर देना है। मैनिफेस्टेशन करने में सबसे ज़्यादा यही आपको हेल्प करेगा कि अपने आप से ना ऐसे गंदी बातें करना छोड़ दीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें कि ठीक है, अभी तो जो हो गया, अभी मेरे को आगे कैसे करना है, जो हम्म, चीज़ बिगड़ गई उसको कैसे बनाना है, नर्चर करने पे। और वर्ड्स कमांड्स अच्छे से दो। अब ये नहीं कि नहीं हो पाएगा, नहीं हुआ था तो नहीं हो पाएगा, तुमसे ये होगा, तुमसे ही होगा, और तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा। थोड़ा सा शब्द को ट्विस्ट करना शुरू कर दें, ये अफर्मेशन का भी काम करेंगी, और फिर आप विजुअलाइज भी कर पाएंगे, आपका सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम होगा। आपको लगता है मैम कि पॉजिटिव वाइब और पॉजिटिव एनर्जी ये होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, मेजर रोल रहता है इसका? हम्म, ये सवाल ना बहुत सारे लोग इससे रिलेट नहीं करेंगे, हम्म, पर फिर भी मैं बताती हूँ, बहुत जरूरी कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत जरूरी कुछ भी नहीं मेरे है। कई कॉन्सेप्ट ना मैम एकदम हिल से गए हैं आज। जिन पे मेरी लाइफ चली आ रही थी 25-26 साल जो भी, आज एकदम हिल से गए हैं, मैं शॉक्ड हूँ। ओके। ओके, इससे भी थोड़ा सा शॉक ही लगेगा आपको, क्योंकि देखो, अगेन वही बात है कि क्यों जरूरी है पॉजिटिव स्टेट में रहना। किसने कहा है कि पॉजिटिव स्टेट में ही रहना जरूरी है? और सिर्फ अगर सोच लो, पूरी दुनिया के सारे लोग पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रह रहे हैं, तुम्हें कुछ मजा नहीं आने वाला है। हमारे जैसे लोग हैं तो दुकान ही बंद हो जाएगी, ठीक है, हमारा करियर खत्म हो जाएगा। ओके। ठीक है। तो मजाक था, पर नेगेटिव जो इमोशंस होते हैं, वो नेगेटिव इमोशंस होना बहुत जरूरी है। जैसे कि जेलिसी, आपको जब किसी से ईर्ष्या होती है, तो क्या ईर्ष्या खराब है? जेलिस जेलस होना खराब है ना? इन हाँ, जनरल सब यही बोलेंगे जेलिसी बहुत ऑब्वियसली खराब है। नेगेटिव थॉट है। पर जेलिसी आपको ये बताती है कि आप क्या चाहते हैं। इफ आई एम जेलस जेलस विद गौरव, तो गौरव के पास पक्का कोई ऐसी चीज है जो मुझे चाहिए थी अपनी लाइफ में, जो मेरे सपने से जुड़ा हुआ है या मेरा सपना है। तो जेलसी इज अ ब्यूटिफुल रिमाइंडर कि आप जो सामने वाले से जेलस हो रहे हो, उसमें एक ऐसी चीज है जो आपको अपने लिए चाहिए थी, और आप अभी काम नहीं कर रहे हो, तो दिस इज अ रिमाइंडर फॉर यू कि अब आप काम शुरू कर दो और बन जाओ ऐसे। तो जेलेसी बहुत अच्छा एक सोर्स, मतलब लाइक रिमाइंडर है। हम्म, तो ये नेगेटिव इमोशन था, नेगेटिव वाइब्रेशन था, पर इसका आउटकम बड़ा ही पॉजिटिव निकल सकता है। तो ट्रू। ऐसे जितने भी आप, कोई जरूरत नहीं पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहने की, नेगेटिव में रहो, पर उस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन, जो जिसको हम लेबल कर रहे हैं पॉजिटिव, उसको एक डायरेक्शन देना शुरू करो, क्योंकि आउटकम पे वही ले जा रहा है आपको। नेगेटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव नहीं होगा। सही बोला आपने मैम कि जैसे जब आप किसी से जेलस होंगे तभी आप मोटिवेट होंगे कि हाँ मुझे वो चाहिए तो अब मुझे काम करना है। हाँ, जेलस होके एक्चुअली। दूसरे को गिराना नहीं होता है। हम्म, मोस्टली गलती यहाँ पे ये नेगेटिव इसलिए हो जाता है। लोग जैसे, एक लकीर मैंने इतनी लंबी खींची है, गौरव की लकीर इतनी लंबी है, यहाँ पर है, तो मुझे गौरव से आगे जाने के लिए अपनी लकीर को यहाँ ले जाना है। हम्म, लेकिन मैं अपनी लकीर को यहाँ ले जाने की जगह लग रही हूँ गौरव की लकीरें मिटाने। हाँ, तो ये गलत ट्रू। है ना? ये नहीं करना हमको। ये मैम क्रॉनिक स्ट्रेस क्या होता है, एंड कोई प्रैक्टिकल टिप्स जो इसको फॉलो करने से हमें कुछ रिलैक्सेशंस मिल सके? हाँ, बहुत लंबे प्रोलॉन्ग टाइम से कोई भी बीमारी जो होती है, कोई भी चीज में जब हम बहुत लंबे टाइम रह जाते हैं, उसको क्रोनिक बोल देते हैं। तो स्ट्रेस अगर कई सालों से है आपको, तो दैट इज क्रोनिक स्ट्रेस। स्ट्रेस से जब भी हम डील कर रहे होते हैं, मैं कभी भी ये किसी को नहीं बोलती हूँ कि ये सारी चीजें 100% क्योर होती हैं। ये रहेगा, आपकी लाइफ का पार्ट रहेगा, बट आप इसको मैनेज करना सीख जाओगे। ओके। इसीलिए आपने सुना होगा स्ट्रेस मैनेजमेंट, हम्म, एंगर मैनेजमेंट। हाँ। कभी सुना है स्ट्रेस का क्योर? नहीं, नहीं, स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट श्योर। आपको एंजाइटी स्ट्रेस मैनेज करना आ जाता है। सबसे पहले जब भी कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है, हम अपने ब्रेथ पे आ जाएं। ये सुनने में, मुझे भी पहले जब मुझे स्ट्रेस होता था और मुझे ऐसा कोई बोलता था, तो मेरा मन करता था उसको बहुत मार मारूं मैं, क्योंकि लगता था कैसे डीप ब्रीदिंग होगी, इतने गुस्से में, इतने स्ट्रेस में, क्या फालतू बात कर रहे हो। पर प्लीज मेरी मेरे जैसे इंसान की बात मान लो, क्योंकि मैंने उसको बहुत करीब से महसूस किया है। अपने ब्रेथ पे आ जाओ, बंद कर लो कमरा, बहुत गुस्सा आ रहा है, बंद कर लो कमरा, किसी के सामने डीप ब्रीदिंग नहीं करना, मत करो, पर अपने लिए बाथरूम में बंद कर कहीं में जस्ट डीप ब्रेथ, टेक डीप ब्रेथ। और नाक से सांस लेकर मुंह से छोड़ना है। हमको तीन तीन के सेट में 3 बार करना है इसको। ओ शेप ब्रीदिंग बोलते हैं इसको। ओके। तो एक्स अमाउंट में, लेट्स से कि हमने इनहेल किया, और 2x अमाउंट में एक्सहेल किया, जितना हमने नाक से लिया उसका दुगुना कोशिश करेंगे कि मुंह से बाहर जा रहा है। फिर अगेन एक गहरी सांस, फिर वैसे ही 2x में बाहर। तीसरी सांस के बाद रुक जाना है, और फिर नॉर्मल सांस, फिर 3 सांसें और,
फिर नॉर्मल, फिर 3 सांसें और मतलब टोटल 9 ब्रेथ पे आप एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। तो स्ट्रेस आपका वहां मैनेज हो गया। एक टेक्निक और मैं बोलती हूँ कि नेचर के साथ बैठना शुरू कर दो। जिसको भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, सुबह का कुछ समय या शाम का कुछ समय आप पार्क में, नेचर में जरूर बिताओ, ग्रीनरी में जरूर जाओ। पानी के साथ थोड़ा अपने आप को जोड़ लो। लाइक महीने में कभी 1-2 बार आप अगर ट्रैवल कर सकते हैं तो जरूर किसी नदी के किनारे, समंदर किनारे जाओ। रोज आपको बाथ लेना बहुत जरूरी है। बहुत हुँ। लोग कई कई दिन नहाते नहीं है, या थोड़ा सा नहाएंगे उनको लगता है। नहीं, आपको स्ट्रेस एंजाइटी, स्पेशली अगर स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, कोशिश करो कि दिन में 2 बार नहा लो। और जब नहाओ तो ठंडे पानी से नहाओ। नहा, ठंडी का टाइम है, विंटर्स में नहीं नहा पा रहे हो तो जस्ट स्प्लैश सम वाटर। पा कोल्ड वाटर। हाँ, कोल्ड वाटर। उससे आपको बहुत इंस्टेंटली आराम मिलेगा। सब बहुत छोटी प्यारी टेक्निक है पर बहुत मोस्ट इफेक्टिव है। और जर्नलिंग बहुत हेल्प करता है। स्ट्रेस है, आपको जर्नलिंग बहुत हेल्प करेगा। आप लिखना शुरू कर दो। और अगर आपके माइंड में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं जो अनरिसोर्सफुल लगते हैं आपको, लिखो, फाड़ो, जला दो। Okay, now coming back, ma'am, to your another expertise, that is neuro-linguistic program, in short, NLP. How it works and how is it beneficial to people? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक बहुत अच्छी मॉडलिटी है। ये साइकोलॉजी और हिप्नोसिस से ही आया हुआ है। तो बेसिकली कुछ थेरापिस्ट थे पहले, एनएलपी का यूज कर कर बहुत बड़ी बड़ी चीजें सॉल्व करने लग गए। तो उनके 2 स्टूडेंट थे, उन लोगों ने देखा कि ये क्या है, इसको सीखते हैं। उन लोगों ने सीखा। बैंडलर और ग्राइंडर 2 स्टूडेंट्स थे। Okay. तो उन्होंने सीखा और उन्होंने एक एनएलपी इजाद कर दिया। और एनएलपी इतना परफेक्ट टूल है आज की डेट में। मैनिफेस्टेशन भी किसी को सीखना है ना, तो एनएलपी ही वो पॉइंट है जहां से आप एनएलपी आगे आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर जाओगे। तो एनएलपी इतनी स्ट्रांग पावरफुल टूल है। Okay. तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि आपके न्यूरॉन्स की भाषा है ये, उसकी किट है। जैसे इस माइक के साथ आपके पास एक लिफलेट आई होगी कि कैसे इसको यूज करना है, माइंड के साथ नहीं आई थी, तो एनएलपी इज दैट टूल किट। ओके। क्या ये एनएलपी से अगर कोई मेंटल ट्रॉमा है और पुराना डर है कोई, इससे रिलैक्सेशन मिल सकता है? ठीक किया बिल्कुल, जा सकता है इसको? सिर्फ एनएलपी से ही मिल सकता है। मैं तो, मेरा पर्सनल एग्जांपल है। हुँ। बहुत जब ट्रॉमा देखा मैंने, और ऐसे इतनी भयंकर अब्यूज से मैं गुजरी एक समय पर, कि मुझे हर 1 सेकंड में, मैं कह रही हूँ 1 सेकंड में मल्टीपल थॉट्स आते थे। और एक टक की आवाज भी बहुत बहुत हुँ। डर पैदा करती थी। और दवाइयों से भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था, बॉडी नम होती थी, लेकिन माइंड में तो वो फ्लैशेस थे। तो जब एनएलपी मैंने किया ना, इसीलिए मैंने एनएलपी पूरी कंप्लीट किया, आज बता रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से। एनएलपी मैंने सिर्फ इसलिए कंप्लीट किया क्योंकि पहला जो मैंने टेक्निक किया था ना, उस टेक्निक को करते ही मुझे बहुत इंस्टेंटली आराम मिला था। फॉर द ओके। वेरी फर्स्ट टाइम मैं कुछ समय के लिए भूल पाई थी, यादें धुंधली हो पाई थी। तो बेसिकली इसमें, जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो कुछ कलर है, कुछ टेम्परेचर है, आवाज है, कुछ फ्रेग्रेंस है, मुंह में टेस्ट है, इन सब से ही एक्सपीरियंस बन रहा है। हुँ। इसी एक्सपीरियंस को आप चेंज करके पूरा का पूरा इन्वायरमेंट, इवेंट ही बदल दोगे। तो यही होता है एनएलपी में, आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करते हैं, रिप्रोग्राम करते हैं, और आपके पास ट्रॉमास से आपको छुटकारा मिलता है। मैम, कमिंग बैक टू ओवरथिंकिंग, ये ओवरथिंकिंग एज फार एज माय नॉलेज इज कंसर्न, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें अगर आप पड़ गए तो फिर आप डीप एंड डीप जाते जाएंगे, सोचते जाएंगे, और फिर लास्ट में एक ऐसा स्टेज आता है कि आपको लगता है कि सब खत्म है, कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद ये सुसाइडल टेंडेंसीज वगैरह, सुसाइडल थॉट्स वगैरह आते हैं। इसका बेस्ट क्योर क्या हो सकता है? हम बहुत ज़्यादा अपने थॉट से अटैच हो जाते हैं। जब भी हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लूप में फंसते ही तब है हम्म। जब उससे अटैचमेंट हो जाती है, उस फीलिंग्स, उस चीज़ में स्टक रहने में मज़ा आता है। तो पहली चीज़ तो मैंने बोली, जर्नलिंग करना बहुत ज़रूरी है। वो जब आप लिखना शुरू करते हैं ना, तो ब्रेन वेव स्लो हो जाते हैं आपकी। आप जितनी तेज़ी से सोच सकते हैं उतनी तेज़ी से आप लिख नहीं सकते हैं। हाँ। तो ये ट्रू। डिफरेंस है, वहां पर आपकी ओवर थिंकिंग अपने आप ही जो है ना, थोड़ा कम हो जाएगी। हम्म। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। अगेन, पॉज लेना मुश्किल होता है पर लेना चाहिए। पॉज लेना मतलब थोड़ा अपने आप को, प्रोक्रेस्टिनेट करना है आपको। ओवर थिंकिंग, अभी आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, हम्म। आप अपने माइंड को बोलो मैं बैठ के भी बहुत ज्यादा सोचूंगा, 1 घंटे बाद सोचूंगा। पक्का प्रॉमिस, सबका सबकॉन्शियस सही गलत नहीं समझता, बहुत बढ़िया शानदार गुलाम है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, स्लेव है। तो हम्म। उसको आपको बोलना है कि सुनो, मैं तुमसे बात करूंगा, खूब ओवर थिंकिंग करेंगे, 1 घंटे बात करेंगे। 1 घंटे, चलो मैं नहा लेता हूँ, मैं खाना खा लेता हूँ, मैं थोड़ा मेडिटेट कर लेता हूँ, जो भी है।
आप उस 1 घंटे में कुछ और करो, और 1 घंटे बाद फिर जब आपका टाइम हो जाए अलार्म लगा लो कि 1 घंटे बाद मुझे ओवर थिंकिंग करनी है। जब ओवर थिंकिंग का अलार्म बजे फिर बोलो कि 15 मिनट स्नूज, जैसे हम सुबह करते हैं कि भाई 10 मिनट बाद उठेंगे, हम्म। तो फिर उसको बोलो कि 10 मिनट बाद मैं ओवर थिंकिंग करूंगा। 2-4 बार ऐसा प्रैक्टिस करो, वो अपने आप स्नूज पे चला जाता है। और अगर आपसे खुद नहीं होता है तो मेंटोर का जरूर, मतलब जरूर हेल्प हाँ, लेना चाहिए। एक्चुअली एक्चुअली मैम, क्योंकि ये बहुत ही, मतलब मैंने देखे हैं कई लोग जो बहुत ही गंदी स्टेज में पहुंच गए। हम्म। अब ऐसी स्टेज में पहुंच गए ना कि उनको हेलुसिनेशंस वगैरह होने लगे। हाँ हाँ बिल्कुल। आपके उसमें तो बहुत ही ज्यादा होता है जो यूपीएससी की तैयारी वगैरह करते हैं। तो वो पढ़ते पढ़ते एक ऐसे स्टेट में चले जाते हैं क्योंकि इनकी नींद नहीं पूरी, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, प्रेशर है बहुत सारे। दिस इज वेरी लाइक क्रूशियल टू अंडरस्टैंड, बहुत हम्म। जरूरी है इसके बारे में जानना। यूपीएससी के बड़े बच्चे आते हैं मेरे पास। ओके मैम, हम मैं भी उसी में से हूँ। ओके। एक कॉमन बैरियर है मैम, दैट लोग क्या कहेंगे, इस हमको साइकोलॉजिकल ब्लॉक से कैसे बचना है, कैसे बच सकते हैं इससे? ये इतना ज़रूरी है गौरव, हम्म। क्योंकि ये पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को, लोगों की वजह से मेरी फैमिली को क्या झेलना पड़ेगा। ये सब सोच के मैंने 2 महीने अपने आप को बहुत बुरा टॉर्चर किया। व्हेन आई वाज इन बेंगलुरु, मैंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया अपने आप को कि सोसाइटी की वजह से। बट जिस समय मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा था, जब मैंने अब्यूज़ देखा, जब मुझे हेल्प की ज़रूरत थी, कोई 4 लोग 2 लोग सोसाइटी वाले नहीं आए, हाँ, ना मेरे एक्चुअली। रिलेटिव्स, ना कहीं दूर के लोग। आज भी जो मैं कर रही हूँ या कुछ भी, कभी भी नहीं आता है कोई भी। और हम उनके बारे में सोच के अपने आप को प्रताड़ित कर रहे होते हैं। इस लूप से निकलना बहुत जरूरी है। आप इम्पॉर्टेंट है, इस बात को समझिए कि यू आर इम्पॉर्टेंट इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हम्म। अगर आप जीवित हैं, मैं हूं, तभी तो कोई मेरे बारे में अच्छी या बुरी बात करेगा। हाँ, ऑब्वियसली, श्योर। अगर मैं मर गई, मैं हूं ही नहीं, मैं बेड पे हूँ, तो लोग मेरे बारे में क्या बात करेंगे। इवन जब जो स्टॉक रिलीज हुआ था तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अपर्णा आपके जैसी मेरी कहानी है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। पर उसी में बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि अरे डॉक्टर होके अपने आप को बचा नहीं पाई, कैसी तो इसकी बुद्धि है, या कुछ भी, बहुत सारी चीजें ऐसी, ऐसे कमेंट्स आते हैं। अगर मैं मर गई होती, अतुल सुभाष के केस पे बहुत उसी टाइम पे रिलीज हुआ था तो बहुत सुनने मिलता था कि हम्म। अरे ये लोग ऐसा कर देते हैं। अगर मैं मर गई होती तो यही लोग कैंडल मार्च लेकर निकल रहे होते कि अरे किसी लड़की के साथ बहुत अत्याचार हो गया। हम्म। बच गई तो अरे ये बच गई, बहुत बोल्ड है, बहुत तेज है, एलिमनी लिया होगा या कुछ भी, जबकि किसी को नहीं पता कि मैंने कुछ नहीं लिया। ओके। ठीक है। हाँ, हाँ। तो मैं, ये मुझे बताना नहीं है, बट फिर भी मेरा तो जो भी है ना, मेरे कृष्णा जानते हो, वहाँ ऊपर से हिसाब किताब होता है, ठीक है, वो तो हम्म। मैंने छोड़ ही दिया। तो आपको कभी ना कभी कोई ना कोई कुछ ना कुछ हर सिचुएशन में बोलेगा, पर आप उस सिचुएशन को डील करने के लिए आपका जिंदा रहना जरूरी है, आपका सरवाइव करना जरूरी है। तो इधर आपका करियर है, जो आपने सुसाइड की बात बोली थी ना कि हम प्रेशर में चले जाते हैं, कितने बच्चे सुसाइड करते हैं। मेडिकल कॉलेज में जब मैं थी, हम्म। तो सरस्वती डेंटल में भी और वहाँ भी केजीएमयू में भी रहते रहते मैंने कितनी स्टोरीज ऐसी सुनी जिसमें लोगों ने अपनी लाइफ खत्म की है, हम्म। कोशिश की है या खत्म ही कर ली है पूरी की पूरी। जस्ट सोसाइटी का प्रेशर, या फिर रिजल्ट खराब आ गया, या फिर तरह तरह की चीजें। तो ये सब स्टूडेंट लाइफ में बहुत होता है। आप डॉक्टर बनोगे नहीं बनोगे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पेरेंट्स को भी नहीं पड़ता। आपके पेरेंट्स भी अगर आपकी मौत और आपके अनपढ़ रहने में से चूज करना हो ना, तो कहेंगे तुम मत करो बेटा, कुछ घर में मेरे सामने रहो, मरना मत, हाँ, ट्रू। मेरे सामने रहो। तो अपने जो आप कि को मेरे हिसाब से भी नहीं करना चाहिए, क्या पता कुछ अच्छा हो आपकी लाइफ में। मैं भी सुसाइडल थी। अगर मैंने कुछ कर लिया होता गौरव, उस समय, उस हीट ऑफ द मोमेंट में, तो आज मैं यहाँ नहीं बैठी होती, और मेरे थ्रू जितने भी लोगों को हेल्प मिल पाई है, सेवा मिल पाई है, वो नहीं मिल पाती। हाँ। तो मैं बहुत लोगों को डिप्राइव कर देती उस सुसाइड करने से। और अगर आपके पास भगवान ने कुछ भी दिया है, जैसे आपको कोई भी चीज, कोई भी, सबको कुछ ना कुछ तो दिया है, कोई ना कोई कला दी है, तो आप सेवा करो। ठीक है, आप खुद के लिए नहीं कर सकते हो तो किसी और के लिए करने की कोशिश करो। बताइएगा कि ये गुड पेरेंटिंग इंडियन सोसाइटी में लैग कर रहे हैं क्या पेरेंट्स अभी? मैं कुछ पे सजेशंस जो उन्हें में इम्प्रूव करने चाहिए, मुझे पता है कुछ इंटरेस्टिंग सा आएगा जो इम्प्रूव करना चाहिए पेरेंट्स को। आ, देखो, मैं खुद तो पेरेंट नहीं हूँ, हम्म। पर काफी मदरली नेचर है मेरा। और मैं अपने पेरेंट्स और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखकर ये सोचती हूँ कि शायद पेरेंटिंग ऐसी होनी चाहिए, है ओके। ना। और जो आसपास मैं देख रही हूँ, हम्म। तो मैंने एक चीज बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करी है, जो लोग मिस करते हैं, कि अपने बच्चे को कुछ क्रिएटिव होने ही नहीं देते। लाइक
ब्लॉक कर देते हैं रास्ते उनके। हुँ, तो अपने बच्चों के दुश्मन आप मत बनो। हो सकता है आपका बच्चा कुछ डिफरेंटली ब्लेस्ड है, कुछ उसको और आता है, लेट्स लेट देम एक्सप्लोर। इसका मतलब एक्सप्लोर वर्ड का बहुत गलत मतलब लोग आजकल निकालते हैं। एक्सप्लोर का मतलब ये नहीं होता छोड़ देना। आप बच्चे को एक्सप्लोर करने दो, पीछे रहो। जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो कोई पीछे से पकड़ा होता है और बच्चे को लगता है अरे नहीं नहीं मैं तो खुद ही चला रहा हूँ, फिर थोड़ी देर हुँ, बाद छूटता है। फिर भी कोई ना कोई केयर कर रहा होता है कि गिरे तो बचा ले या गिरे तो हम उठा ले। हुँ, पेरेंट्स को बस यही करना है। पर पूरे टाइम उसको कैरियर या सपोर्ट पे नहीं चलाने दोगे ना आप। साइकिल चलाने तो दोगे तब तो वो सीखेगा। हाँ, तो आप उसको निकलने दो दुनिया में, उसको अपने एक्सपीरियंस लेने दो। बहुत ज़रूरी है हम सबको अपने अपना एक्सपीरियंस लेना, अपनी लर्निंग्स लेना, और उससे कुछ खूबसूरत निकल कर आता है। सो मेरे घर में मैंने देखा, मेरे जितने भी भाई बहन हैं हम सब अलग अलग फील्ड में हैं। कोई एक पैटर्न पे नहीं है कि नहीं भैया ये हैं तो दीदी भी यही बनेंगी, उनकी बहनी भी यही बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब हुँ। अलग अलग प्रोफेशन में अलग अलग टाइप के लोग ये वाला अच्छा था, बहिनी है और कुछ बनेगी। हैं। गोरखपुरी वाला। हाँ यूपी में है तो यूपी वाली बातें। लेट्स टॉक अबाउट मैरिज एंड डिवोर्स, जो कि आजकल मुझे लगता है कि डिवोर्स केसेस में सडन ग्रोथ आ गया है। इसके बैकग्राउंड में मेन रीज़न इसका क्या हो सकता है? बहुत सारे रीजंस हैं, और बेसिकली मुझे जो लगता है कि अब नर्चर करने का लोग सोचते ही नहीं है, चाहे वो लड़की हो या लड़के हो। तो वेस्टर्न कंट्रीज से, वेस्टर्न लाइफस्टाइल से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होकर ये डिवोर्स वाला कल्चर हमारा तो था नहीं। हम मैंने तो जो देखा, मेरे आई एम सो ब्लेस्ड कि मतलब मैंने कई सारी जनरेशन देखी है। नानी दादा दादी और उनके भी बड़े भाई, तो बहुत सारे लोगों को देखा है। तो मैंने तो कहीं नहीं देखा किसी को डिवोर्स और ऐसे रहते हुए, बहुत प्यार से रहते हुए देखा, हुँ, और पूरी हायरकी में। तो ये वेस्टर्न कल्चर से जब इन्फ्लुएंस हो रहे हैं हम, डिवोर्स, लिव इन, अलग अलग टाइप के कल्चर, ये सब हुँ, उधर ही से आ रहा है। नर्चर करना नहीं चाहता, टॉलरेंस लेवल कम हो चुका है, एक्सेप्टेंस कम हो चुका है, एडजस्टमेंट कम हो चुका है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बहुत ज्यादा है। डिवोर्स की वजह से लोगों के पास ऑप्शन है, इसको डिवोर्स दो, उधर जाओ उधर जाओ। लिव इन में भी यही कर रहे हैं लोग। हुँ, तो मुझे ये सारी चीजें बहुत बड़ा फैक्टर लगती हैं। मैनिफेस्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं कि क्यों हो रहा है, जो मैं अपने केस में भी मैंने महसूस किया कि व्हाई इट हैपेंड, बिकॉज आई नेवर कॉन्शियसली प्लान्ड कि चाहिए क्या लाइफ में। ओके, ठीक है, मोस्टली लोग क्या बोलते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, हुँ, ऐसा लड़का नहीं चाहिए, ऐसी लड़की नहीं चाहिए, बदतमीज नहीं होनी चाहिए, नाटी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ करे पर तेज आवाज वाली नहीं होनी चाहिए। पर हम कभी ऐसी नहीं बात करते कि हमें सॉफ्ट स्पोकन, लविंग, केयरिंग, और लाइक वेल ऑफ, जो भी ये सब चीजें चाहिए। हुँ, और ये जब लिस्ट हम बना रहे हैं तो सेम लिस्ट हम अपने अंदर चेक नहीं करते कि क्या हम वो हैं। एक्चुअली, क्योंकि जो हम हैं हमें वही मिलता है। सिंपल सी बात है, यू ओनली गेट व्हाट यू आर, ओके, व्हाट यू थिंक नहीं। जो आप सोचते हैं वो आपको कभी नहीं मिलता। आपको सिर्फ वही मिलता है जो आप खुद होते हैं। तो अगर आप खुद एक लॉयल इंसान है, प्यारे इंसान है, तो आपको वही मिलेगा। अब इसमें बहुत सारा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आता है कि मैम को किसी ने नीला ड्रम थोड़ी मैनिफेस्ट किया था। लास्ट पॉडकास्ट में मुझसे किसी ने पूछा, हुँ, और किसी ने अतुल सुभाष वाला केस है, कुछ भी उन्होंने ऐसा मैनिफेस्ट नहीं किया था। मैंने भी नहीं मैनिफेस्ट किया था कि मेरे साथ वैसी चीजें हों। कॉन्शियसली नहीं मैनिफेस्ट किया था, पर अनकॉन्शियसली आई वॉज वॉचिंग क्राइम थ्रिलर। आई नेवर हैड डिजाइंड माई फ्यूचर कि मेरा पति ऐसा 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 होना चाहिए, शादी के बाद मुझे ये चीजें करनी है, मैं आइडियली एज अ वाइफ कैसी रहूंगी। कभी ये सब पिक्चराइज नहीं की। तो अगर हुँ, आप इसी को बोलते हैं मैनिफेस्टेशन, अगर आपने कॉन्शियसली कुछ नहीं सोचा है तो अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आप कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर लोगे, और वो अक्सर अनरिसोर्सफुल होता है। तो डाइवोर्स रेट इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि आपने कुछ सोचा ही नहीं, और आपको लगता है कि ठीक है खत्म करो। हुँ। टॉलरेंस लेवल भी नहीं है क्योंकि आपने डिजाइन ही नहीं किया ना, आपने मांगा ही नहीं प्रॉपरली। मुझे लगता है जैसे मैम आपने हम्म अतुल सुभाष वाला हम्म बताया हम्म और नीले ड्रम वाला बताया, तो उसमें मुझे मेजर प्रॉब्लम जो हम्म मुझे लगता है कि जो उन्होंने शादी करी थी ना, वो एक प्लान के साथ करी थी हम्म कि मुझे शादी करनी है, उसके बाद ये करना है। और अगर आप सोच के कोई भी दिमाग से रिश्ता चलाएंगे हम्म। तो फिर मुझे नहीं लगता चलेगा। देखो वो सब एक्चुअली दोनों टॉपिक डिफरेंट है, जोड़ना नहीं चाहिए इसको, क्योंकि ये एकदम प्योर क्राइम की बात हो रही है। हम्म, और मैं यहाँ पर ये बात कर रही हूँ कि आप अपने लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं, आपने सोचा ही नहीं। वहां पर क्या होता है, देखो ये बहुत एनर्जी वाले लोग समझ जाएंगे कि आप अगर लो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हो
तो आपको लो फ्रीक्वेंसी वाले ही लोग मिलेंगे। अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी में हो, हाई वैल्यू पर्सन है, तो आपको हमेशा हाई वैल्यू इंसान मिलेगा, क्योंकि लो वैल्यू वाले जैसे ही मिलेंगे ना आपको, आपको रेड फ्लैग दिखेगा। आप आपकी उस वाइब मैच नहीं होगी। वाइब मैच नहीं करेगी, हम्म, आप बात ही नहीं कर पाओगे उनसे, आप वहां सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। आप जैसे रिलेशनशिप वाले लोग, सब सुनो, वो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेल रहे हैं आजकल, तो निब्बा निब्बी। डिब्बा डिब्बी खेल रहे हैं, तो आते हैं ऐसे कि हम्म, मैम उसने तो मुझे गाली दे दी, उसने तो मुझे चीट कर दिया, फिर भी मैंने माफ कर दिया, और फिर भी अब ऐसा कर रहा है। तो तुमने तो अपनी वैल्यू लो की ना, तुम तो लो वैल्यू हो गए, तुमने गाली सही कैसे, हम्म, तुमने मार कैसे सहा, तुमने चीटिंग कैसे सही। अब ये सब सह कर तुम एक आदमी के साथ रह रहे हो, और अब कह रहे हो कि वो मेरे साथ अत्याचार कर रहा है, तो वो अत्याचार नहीं कर रहा है, दैट पर्सन इज नॉट लो वैल्यू, यू आर लो वैल्यू। अगर आप हाई वैल्यू होते, तो आपसे कोई ऊंची आवाज में भी बात नहीं कर पाता। ट्रू। ये आपको लगता है कि ये डाइवोर्स रेट या डाइवर्स जो आजकल सोसाइटी में है, इज इट गुड फॉर सोसाइटी और बैड? बहुत ही गलत है। देखो, मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है जो हमारे यहाँ बना हुआ है, सदियों से आ रहा है, हम्म, और उसका मोटिव बहुत ब्यूटीफुल था। उस चीज जैसे, अब तो मुझे दिख रहा है, आप भी एग्री करोगे कि आने वाले टाइम पे ये खत्म भी हो सकता है, हो हम्म, सकता है लोग शादी ही ना करें। ट्रू। ठीक है, तो अब इस तरह से दिमाग, इंद्रियां, सब कुछ चंचल हो चुके हैं लोगों के, कि वापस से वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, नर्चरर वाले स्टेट में। हम्म, बट स्टिल यू कैन, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जब ये वाला स्टेट आया है, तो वो पुरानी स्टेट भी आ सकती है। पर ये एक्चुअली हमारा भारतीय जो कल्चर है ना, वो खतरे में, संस्कृति हमारी बहुत खतरे में है, और हमको बैक टू द रूट जाना चाहिए। हमें अपने शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। हम्म, हमें अभी तो हमारे पास कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि हमारे पास महाराज जी हैं, वृंदावन वाले, केली कुंज वाले महाराज जी हैं। हम्म, उनको सुनो, उनकी बातें फॉलो करो, युद्ध को कितना समर्थन देते हैं वो, युद्ध की बातों को कितना समझते हैं। मैं उनसे सीखती रहती हूँ, मैं भी हम्म, अपने आप को अपग्रेड करती हूँ। तो आप कुछ चीज़ों को फॉलो करके ना अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हार्डकोर किसी चीज पे बिलीव करो ब्लाइंडली, पर कुछ अच्छी बातें तो हम अडेप्ट कर सकते हैं ना। जैसे हम्म, लिव इन कल्चर हमने अडेप्ट किया, वैसे ही हम ब्रह्मचर्य भी तो अडेप्ट कर सकते हैं ना, वो भी तो अच्छा है। हाँ, वो भी तो श्योर। आपकी शक्तियां बढ़ा रहा है ना। वो भी नहीं, वही आपकी शक्तियां बढ़ा रहा है। आई शुड करेक्ट माई ओके। सेल्फ। ये डाइवोर्स का बताइएगा मुझे, इज इट गुड फॉर सोसाइटी और बैड? कैसे गुड होगा? अच्छा तो नहीं है, देखो। हम्म, लेकिन डिवोर्स होना जरूरी क्यों है? जहां पर रिक्वायरमेंट है, जहां कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, लेट से किसी के ऊपर मेंटल फिजिकल अब्यूज है हम्म, बहुत ज्यादा, और या फिर दो लोग, चलो अब्यूज भी नहीं है, पर दो लोग एक सेम पेज पर आ ही नहीं रहे, दिन हम्म, भर लड़ाई कर रहे हैं, और पता है कि आगे भी कभी सेम पेज पर नहीं आएंगे, कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो एक दूसरे को तकलीफ देने से तो अच्छा है डिवोर्स लेकर अलग हो, और हम्म, अलग होके अपनी लाइफ जियो। इसको सुविधा के लिए बनाया गया था, एग्जैक्टली माय पॉइंट। ओके। है ना, हाँ। इसको सुविधा के लिए बनाया गया था कि आप अपनी लाइफ को कहीं गलती से कुछ गलती हो गई है, तो उसको सुधारा जाए, इसलिए नहीं कि आज बस गुस्सा आया तो रिश्ता तोड़ दिया, हम्म, छोटी सी बात हुई तो एक दूसरे को समझने की जगह, अपनी बातें रखने की जगह आप पुलिस केस कराओ या डिवोर्स कर लो, जो फेक केसेस हो रहे हैं उसकी हम्म। बात मैं कर रही हूँ। वो आपने बात बोली ना, क्योंकि ये आजकल मैरिज, सही बात है कि एक इंस्टीट्यूशन है और अभी खतरे में है। जैसे मैं अपने बहुत से लोगों को जानता हूँ, बहुत से दोस्त हैं मेरे, उनका सबका यही है कि भाई फ्री रहना है, शादी वादी नहीं करनी। आई एम क्यों वन रहना ऑफ है देम। फ्री? दे आर ओनली फुलफिलिंग देयर लस्ट, नथिंग एल्स। ये तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ इस चीज पे। हम्म, फ्री क्यों होना है? व्हाट इज द फ्रीडम? मोस्टली लोग इसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रीडम की बात करते हैं कि फ्रीडम क्यों चाहिए, क्योंकि आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ आपको रहना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपनी वही महाराज जी वाली बातें, इंद्रियां चंचल कर ली हैं अपनी। नहीं, उसके पीछे मुझे लगता है, जैसे मैं अपना बताऊं, मेरा भी यही है कि बंधन में नहीं बंधना है फोरहेड शायद। रिलैक्स करके बताओ। ये रोस्ट हो गया मेरा। मुझे अपने केस में भी यही लगता है कि जैसे मुझे इसलिए नहीं करनी है कि शायद मुझे अभी लगता है कि मैं जिम्मेदारी के लिए रेडी नहीं हूँ। प्लस किसी का बर्डन अपने ऊपर क्यों लेना, अगर बाई चांस मैं कुछ नहीं कर पाया तो कम से कम दूसरे की ज़िंदगी मैं क्यों खराब करूँ। ये रीज़न रहते हैं मोस्टली, जो मुझे मेरे दोस्त मिले, मैं अपने बारे में तो ऐसा ये तो सोचता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई ना, तो हम्म, आपको एज अ, लाइक, जो बोलते हैं ना प्रोवाइडर होता है, जो मेल पर्सन होता है, हमारे कल्चर में ऐसे ही बोला गया कि प्रोवाइडर है। हम्म, नाथ बोला जाता है पति को, हाँ, रक्षा करने वाला। हम्म, पति होता है नाथ, रक्षक होता है, प्रोवाइडर होता है। हम्म, तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से अगर ऐसा सोच रहे हैं, तो बड़े अच्छे विचार हैं आपके। आप उस लायक बनो, चीजें
अपनी फैमिली सेटल करने लायक बनो और आप कर लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके शादी करेंगे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स लोगों ने भी ऐसे ही बहुत थोड़े में भी करा है और साथ में चीज़ों को नर्चर करा है। हम्म। एक इंसान था, वो कहता था कि जब तक मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए नहीं होंगे तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। और यकीन मानो उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए नहीं आए 4-5 साल में, जो भी उसने बोला। और उसकी शादी हुई उसी कैडर पे, उसी जेई के पोस्ट पे, उसी जो भी उसके अमाउंट उसके उसमें रहा हो। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आपके ऊपर चीजें आती हैं, अगर आपके पास थोड़ा है, मैनेज करना सीखो, ग्रेटफुल होना सीखो। मुझे तो ये लगता है मेरे पेरेंट्स, मैंने जो देखा है, मुझे बचपन में जिस तरह से ट्रीटमेंट मिली है वही आज भी मिल रही है। जब मेरे पापा की सैलरी 500 रुपए थी, जब 50 हजार थी, जब 1 लाख थी, तब हर समय भी मुझे सेम ही ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट मिला है। ओके। मैनेजमेंट था। ये बताइएगा, अगर बहुत से लोगों का ये है, जैसे मैंने कई एडवोकेट्स के भी की है पॉडकास्ट, तो उन लोगों का एक प्राइम क्वेश्चन था जब मैं डाइवोर्स रेट पे एलिमनी वाले क्वेश्चन पे आता था, तो जितने भी लड़के मिले उनका ये प्राइम क्वेश्चन मेरे से ज़रूर रहता था कि अगर डाउरी लीगल है तो एलिमनी क्यों नहीं। व्हाट डू यू थिंक ऑन इट? गौरव, ऐसा है कि एल्यूमनी जो है ना, सुविधा के लिए बनाई गई है। एल्यूमनी उन लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है जो अपने शादी में इसलिए गई हैं, लाइक एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी गई हैं। जैसे आप बोल रहे हो ना कि मुझे प्रोवाइडर बनना है, तो बहुत सारी फैमिलीज आज भी ऐसे ही काम कर रही हैं कि लड़कियों की शादी होती है, लड़कों पे मतलब लाइक मैरिज पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गई वो। लाइक उनकी एजुकेशन अभी बची है, कंप्लीट नहीं है, या फिर जॉब शादी के बाद छुड़वा दी गई, बहुत लोगों के साथ ऐसा भी होता है। तो अब वो कहाँ जाएंगी? और चाहे कोई कितना भी बोले कि मैंने डाउरी नहीं ली है, ठीक है, डाउरी नहीं दिया, लिया गया है, स्टिल हमारी शादियां इतनी फैंसी तरीके से होती हैं, चाहे कितने भी कम में करो, कितना भी कम लेन देन करो, तो भी एक अच्छा खासा अमाउंट जाता है। डॉरी जितना खर्चा तो करा ही देते हैं करा ही फैंसी देते शादी हैं, में, हाँ। ज्वेलरी जाती है। हम्म। देखो, ये समाज की बुराइयां हैं, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए लोगों को। सिर्फ एल्यूमिनी और डाउरी पे लड़ने का नहीं फायदा है कुछ भी। डाउरी मांगो मत, डाउरी दो मत, दोनों साइड से गलती होती है। चलो वो नहीं हुआ, लेकिन अब क्या होता है, उसको डिफरेंट तरीके से लोग करते वही चीज है पर बोलते नहीं है डाउरी। हम्म। पर खर्चा हो रहा है, एक लड़की अपने घर से सब कुछ खर्चा वर्चा सब ले देकर जा रही है। इसके अलावा एक, मान लो एक बच्ची की शादी हो गई, 25 साल की लड़की की शादी हो गई, मैरिज में गई। अभी यूपीएससी की ही एक स्टूडेंट है मेरे पास, अभी 10 दिन पहले आई है। 3 मिसकैरेजेस हुए हैं, उस लड़की की एज है सिर्फ 25 साल। 3 मिसकैरेजेस उसके ससुराल में हुए हैं, डिवोर्स हो रहा है, ओके। जॉब नहीं है, हेल्थ उसकी खराब हो चुकी है, दिया लिया भी गया है। अब वो लड़की अगर एलुमनी ना ले तो कहाँ जाए? ऐसे लोगों के लिए एलुमनी बनाई गई। आई एग्री कि मतलब उसका मिसयूज नहीं करना उसका है। मिसयूज कभी नहीं करना चाहिए। और आई थिंक गवर्नमेंट के पास बहुत सारे रिसोर्सेज रिसोर्सेज हैं, वो पावर है हम्म। कि आप पता कर सकते हो, सही गलत में देख सकते हो। हम्म। मुझे एज अ लाइक एज अ कोच भी बहुत चीजें समझ में आती है, एज अ पर्सन आपको भी समझ में आती होंगी, है ना, हम सबको समझ में आता है। तो आई थिंक लॉ बहुत स्ट्रांग है और मुझे अपने लॉ पे बहुत भरोसा है, इंडियन लॉ पे, इंडियन गवर्नमेंट पे। हम्म। एंड आई थिंक कि इस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो नीडी को जरूर हेल्प मिलनी चाहिए, पर ग्रीडी को भी पहचानना सरकार का काम है, हमारा तो नहीं है। हाँ, श्योर श्योर, स्ट्रांगली एग्री मैम, स्ट्रांगली। ये फेयरनेस ऑब्सेशन आजकल मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लड़कों में, क्योंकि मैं लड़का हूँ तो लड़कों के पार्ट से ही बता सकता हूँ जितना मैंने बातचीत करी है। तो इसमें ऐसा क्या लगता है ना, जैसे जब उनको शादी करनी है तो उनकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है लड़की को लेके कि अच्छी हो, और प्राइम कंसर्न उसमें है कि सुंदर हो। ये सिर्फ लड़कों के साथ ही होता है कि लड़कियों के केस में भी सेम है, यही कंडीशन है? एंड व्हाई इज इट सो? तुम मेरा ओपिनियन पूछ रहे हो तो फिर मैं तुमको ऑफ कैमरा बताऊंगी। पर 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 जनरल ओपिनियन मैं आपको बताती हूँ। हाँ, हम रेसिस्ट हैं, हम भारतीय मूल वाले रेसिस्ट हैं, गोरा काला ये सब करते हैं, भेदभाव करते हैं। पर सुंदरता हमेशा एक्सटर्नल नहीं होती, इंटरनल होती है। सबको ये बहुत किसी को भी ये अच्छा लगेगा कि मेरा पार्टनर बहुत खूबसूरत दिखे, है ना, क्योंकि पहला तो जब इंप्रेशन बनता है देखने से ही बनता है, दैट इज ओके, है ना। पर उसको आप चेंज कर सकते हो, आजकल तो कितनी सारी चीजें हैं ना जिससे आप अल्टर कर सकते हो, फेयरनेस के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। पर अगर अंदर सब कुछ खराब है, लाइक इंटरनल वैल्यूज गड़बड़ है आपके पार्टनर के, और बाहर से बहुत खूबसूरत दिखता है, तो फिर ऐसी शादी नहीं चलेगी, ऐसा रिश्ता नहीं चलेगा। तो ये वाला जो लगता है मुझे क्राइटेरिया, ये गलत है, ऐसे तो नहीं देखना चाहिए। एक ओवरऑल ब्यूटी आप जरूर अपने पार्टनर में सीख कर सकते हैं। और अगर कोई कम खूबसूरत भी है ना हम्म। एक्सटर्नली, तो आप उसकी खूबसूरती बढ़ा सकते हैं।
इनहांस हो जाती है ना। आजकल तो हम्म, कितने सारे हाँ हाँ। ब्यूटी की चीजें हैं। मैं अपना ही बता दूं, मैंने भी तो अलाइनर्स वगैरह कराए थे ना। मेरे भी तो थोड़े थोड़े दांत प्रोट्रूटेड थे। ओके। अच्छा, तभी अभी डेंटिस्ट वाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं, डेंटिस्ट थे ये इसलिए करा मजाक का था। मजाक था। ओके। सो यू कैन इनहांस योर ब्यूटी। श्योर। अगर किसी को हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना है, अगर कोई चाहता है कि उसका जो है रिलेशनशिप इमोशंस उसके पार्टनर के साथ अच्छे रहें, तो कोई बेस्ट टिप या कोई बेस्ट सोल्यूशन जो उसको फॉलो करना चाहिए अपनी लाइफ सबसे में? बेस्ट मुझे यही लगता है गौरव कि आपको किसी रिलेशनशिप को नर्चर करना है ना, लंबा चलाना है, तो अपनी ड्यूटीज जरूर समझो कि मेरी ड्यूटी क्या है इस रिलेशनशिप में। उन अपनी ड्यूटीज समझो और उन ड्यूटीज को निभाओ। और सामने वाले को देखो कि उसके राइट्स क्या है। आपका छोटा भाई है, छोटी बहन है, वाइफ है, मम्मी है, पापा है, कोई भी रिश्ता है, उनके क्या राइट्स हैं आप पे। हम्म। उनको उनके राइट्स के हिसाब से आप रिस्पॉन्ड करो। और जो आपकी ड्यूटीज है उसको करते जाओ, अपना कर्तव्य का निर्वाह करो। ये रिलेशन लंबा चलता है। और रिलेशनशिप में बड़े स्टेजेस आते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप में स्पेशली। ऐसा नहीं है, जो लोग कस्में नहीं खाते कि हम्म। हमारी जन्म जन्म का रिश्ता है, इतने सालों तक मैं तुमसे प्यार करूंगा और चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, ये सब सिर्फ एक छोटे टाइम के लिए होता है। फ्लर्टिंग लाइन है, ये झूठ है सब। हाँ, ये सब झूठ हाँ। है, साइंटिफिकली ही झूठ है ये सारी चीजें। हम्म। तो आप, ऐसा होता है ना कि लव और पैशन टाइम के साथ बदलता है। तो अभी इनिशियल इनिशियल प्यार में जो हनीमून फेज जिसको बोल रहे हैं, जिसमें आपका लव और पैशन दोनों बहुत ज्यादा है, थोड़े टाइम बाद ऐसा होता है कि प्यार तो होता है, पैशन कम हो जाता है। जो गिफ्ट्स पहले ला रहे थे, जिस फ्रिक्वेंसी से मिल रहे थे, जिस फ्रिक्वेंसी से रिप्लाई कर रहे थे, अब फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाता है। ये सब लोगों रिलेट कर पा रहे होंगे इन सब चीजों ट्रू से। ट्रू। तो ये स्टेजेस आते हैं। तो इसको भी हम एनएलपी के थ्रू इसको भी समझाते हैं कि कैसे आप इसको सही कर सकते हो ताकि आपकी पूरी लाइफ में प्यार और पैशन दोनों बना रहे। पर इन जनरल जो आपने बेस्ट एडवाइस मांगी तो वो यही है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते जाओ, अपनी ड्यूटीज करती जाओ और सामने वाले के राइट्स उसको देते जाओ। एंड एक उसमें अगर और ऐड कर दें, रेस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर पर्सन। 100% बहुत जरूरी है। आपने किसी को खरीदा नहीं है, सामने वाला कोई वस्तु नहीं है, हाँ वो भी श्योर। इंसान है। ये एक रैपिड राउंड है मैम, हम्म। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो कि डेली प्रॉब्लम से रिलेटेड हो रेडी। सकते हैं और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे, एंड यू हैव टू टेल दैट व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन इट। ओके। द फर्स्ट वन इज, लिव इन रिलेशनशिप, इज इट गुड और बैड? गुड बैड लेबल नहीं करना चाहती मैं, बट आई एम लाइक, मैं उसके सपोर्ट में नहीं हूँ, समर्थन नहीं करती इसका मैं। लिव इन रिलेशनशिप का। ओके, एंड वाई इज इट सो? रैपिड फायर था ना। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों? ऐसा है इसलिए क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप, मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता। हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, जो सबसे खूबसूरत मैंने रिश्ते देखे हैं ना अभी आज तक कपल्स में, वो बिना लिव इन के चले हैं। उन्होंने लिव इन में नहीं, उन लोगों की कहानी तो ऐसी सुनी मैंने कि उन्होंने मंडप में ही अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को देखा और उनकी शादियां बहुत खूबसूरत चली हैं। और मुझे भी वैसी ही शादियों में भरोसा है। ओके। ये आप थोड़ा प्रेमानंद जी से थोड़ा अट्रैक्ट नहीं, है मैं इस वजह पूरी से? तरीके से समर्पित हूँ अपने महाराज जी की नहीं तरफ। मतलब ये वाला सेगमेंट, ये नहीं, ये मेंटेलिटी सेगमेंट तो जो। मेरा अपना है क्योंकि मैं अपने घर में पूछती रहती हूँ ना, अपने दादा दादी सबसे बातें करती हूँ। पूछा है काफी लोगों से कि आपने, आपकी मुंह दिखाई कैसी हुई थी, कैसे पहली बार मिले थे, तो पता चलता है बहुत लोग तो मंडप में ही मिले थे। हम्म, और 95 साल के हैं लोग, 90 साल, 95 साल, और इतने साल से शादियां चल रही हैं। अच्छा, वो सरप्राइज वाला एलिमेंट कि हाँ कैसा इंसान मिला अचानक से पता लगे। जिंजी किड्स में एक वर्ड बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, दैट इज बॉडी काउंट। और ये है कि जिसका बॉडी काउंट ज्यादा है उसे एक मतलब प्राउड वाला फील आता है, होना चाहिए ऐसा? नहीं, बॉडी हम्म। काउंट वाली जो चीजें, इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहती हम्म। हूँ। बॉडी काउंट का मतलब आप उतनी ज्यादा अपनी एनर्जी को जो है एक्सचेंज कर चुके हैं, उतनी बार अपनी एनर्जी डिस्टर्ब कर चुके हैं। तो महाराज जी ही बोलते हैं इस चीज को कि आप अपनी इंद्रियां चंचल कर रहे हैं। और जब आपकी इंद्रियां चंचल हो जाती हैं, जैसे टेस्ट बर्ड, हमें जब मोमोज, चाट, गुपचुप, ये सारी चीजें खाने की आदत होती है, तीखा, खट्टा, मीठा, तो हम क्या, अगर हमसे कहा जाए कि उबला हुआ खाना खाओ, बीमार पड़ जाते हैं, तो मन लगता है खाने में? बिल्कुल नहीं लगता। नहीं मम्मी, मुझे तो चटनी बना कर दो तभी खाऊंगा, है ना, चाहिए ना चटपटा खाना, नहीं हो पाता ना सादा खाना खाना। वो एक सबसे साधारण सी ग्रंथि है हमारी। और इससे भी बड़ी, सबसे बड़ी इंद्रियां हमारी वही है जहां पर लोग लस्ट लेकर आ रहे हैं। तो हम्म। जब लस्ट में आप उसको इतना वैरायटी दे दोगे, इतना चंचल कर लोगे, तो उस पर कभी कंट्रोल नहीं होगा और आपकी एनर्जी हमेशा डाउन होगी, आपके रिश्ते टूटेंगे। वो बॉडी काउंट करके आपको कुछ महानता का काम नहीं कर रहे हैं। हम्म। आप अपनी एनर्जी और अपने आने वाली जनरेशन सबकी एनर्जी खराब कर रहे हैं। मोटिवेशन ज्यादा जरूरी है या डिसिप्लिन? दोनों।
एंड हाउ? बिना मोटिवेशन के डिसिप्लिन नहीं आएगा, और हुँ, डिसिप्लिन आ गया और मोटिवेशन नहीं रहा तो डिसिप्लिन बहुत लंबा नहीं चलेगा। तो दोनों बहुत साथ साथ काम करता है, बहुत ज़रूरी है। लोगों को लगता है मोटिवेशन ज़रूरी नहीं है, मोटिवेशन से क्या होगा। आपको गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी लगती है ना, दैट इज़ मोटिवेशन। और डिसिप्लिन है बाकी उसमें पेट्रोल और जो आपकी ड्राइविंग स्किल है। तो कि बिना, गाड़ी अच्छी चले उसको मेंटेन करना है। हाँ, तो आपने हुँ, एक बार गाड़ी चला ली, लेकिन क्या अगले दिन आपको चाबी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना। तो चाबी इज़ दैट मोटिवेशन। सोशल मीडिया आजकल लोगों की लाइफ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गया है। मुझे लगता है कि खाने से भी ज़्यादा अगर ज़रूरत है लोगों को तो फ़ोन और सोशल मीडिया कितना इफ़ेक्ट डालता है ये हमारी लाइफ पे? इसने आपकी पूरी लाइफ का कंट्रोल ले ही लिया है, छीन लिया है आपसे आपका कंट्रोल। हुँ, तो अभी ये असर नहीं डाल रहा है, इसने आपको आपकी लाइफ को ओवरटेक कर लिया है। एक फोन में, सिर्फ फोन नहीं है, उस फोन में आपका कैमरा है, प्रिंटर है, दुनिया तमाम तरह के डिवाइसेस हैं। उसमें भी, डिवाइस में भी कम्युनिकेशन के लिए भी तरह तरह के ऐप्स हैं जो आप यूज कर रहे हैं। हुँ, तो उसने पूरा चार्ज जो है ले लिया है। तो आपका, जैसे मैं अब लोगों को खुद अपने को भी यूज कर, अपने लिए भी करती हूँ ये चीज, आपको भी बता रही हूँ। बहुत ज़रूरी है डिजिटल डिटॉक्स करना अपने आप को ना, हुँ, कि हुँ, हम डिटॉक्स कर रहे हैं। तो दिन का कुछ टाइम तो आपका फ़ोन बंद होना चाहिए, ठीक है, जब आप उस पे डिपेंडेंसी ना हो आपकी। और डेटा ऑफ रखना, एप्लीकेशंस, एक फ़ोन में एक सेटिंग में दिखाता है कि हम कितने देर अपना कौन सा ऐप चला रहे हैं। स्क्रीन टाइमिंग। हाँ, स्क्रीन टाइमिंग, हुँ, और उस ऐप का भी आता है, अलग अलग ऐप का। तो उसको थोड़ा सा कम करना। हुँ, इंस्टाग्राम अगर आप यूज़ करते हैं, जैसे मैं इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ, तो इंस्टाग्राम पे लॉग आउट करना सीखिए। और हुँ, अगली बार जब लॉग इन करें तो पासवर्ड डाल के लॉग इन करना पड़े, तो इतना मेहनत करने का मन नहीं करता है सबकॉन्शियस को। तो आप हुँ, सोचते हैं अरे अभी तो चेक किया था, कोई बात नहीं, 1 घंटे बाद चेक करेंगे। लेकिन जब तक वो लॉग्ड इन होता है तो आप हुँ, बार 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 चेक करते हो। नोटिफिकेशंस भी आपको मैनेज करने चाहिए। तो स्क्रीन टाइम आप जितना कम रखेंगे, माइंड उतना कम पॉल्यूटेड रहेगा, हुँ। और क्रिएटिव आप हो पाएंगे, क्रिएटिविटी जो खो रही है। बिल्कुल मैम, ये अभी अभी क्या है ना, जैसे इंडिया में रूरल एरियाज में मतलब मोस्टली हर जगह हो गया कि अगर बच्चा रो रहा है तो पेरेंट्स क्या है, मोबाइल दे दे रहे हैं उस हम्म। बच्चे को कि लो बेटा ये देखो। तो उससे वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जा रहा है, लेकिन उनको ये बात समझनी चाहिए कि वो आने वाले लाइफ में उसकी लाइफ जो है गड़बड़ कर रहा है। ओके, कोई बुक आप जो सजेस्ट करना चाहें तो लोगों के लिए? बहुत सारी बुक्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है, हम्म। पर 3 बुक मैं सजेस्ट करूंगी। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, ये एक बहुत बेहतरीन किताब है। ओके। इसको पढ़ना ही चाहिए, और इसको आप जितनी बार पढ़ेंगे, आपको वैसे भी कोई भी बुक आप जितनी बार पढ़ेंगे अलग अलग इंसाइट्स मिलेंगे आपको। एक आपको पढ़नी चाहिए एटॉमिक हैबिट्स, बहुत शानदार है। उस बुक का जो सार निकलता है, वो बार बार आपको लगेगा एक ही बात कही जा रही है, पर हम्म, वो एक बात समझ लेने से ना आपकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा। और एक मेरी बहुत फेवरेट किताब है जो मुझे अभी 2 साल पहले मिली थी, सिल्वा अल्ट्रा माइंड। ओके, और वो बहुत स्लो बुक है, हम्म, मतलब उस बुक को पढ़ने का एक अपना तरीका है। तो उस बुक को जब भी आप पढ़ें तो फर्स्ट पेज से, लाइक इंट्रोडक्शन वगैरह वाला पार्ट सब लेकर पढ़ें, उसको कुछ छोड़े ना। हम्म। ये तीसरी बुक जो मैंने बताई, ये बुक शायद आपकी लाइफ की बेस्ट बुक हो सकती है। और एक मैं और ऐड कर देता हूँ, हम्म। अगर फिलॉसफी का जिसको शौक है, फिलॉसफी पढ़ना चाहता है, तो सोफीज बर्ड बुक, हाँ, सोफी का संसार, बेस्ट बुक है, मैं वो जरूर पढ़ूंगी, पढ़ें। मैंने नहीं पढ़ा है इसको। हाँ, सोफी का संसार आप पढ़िएगा। हिंदी एडिशन में भी है और इंग्लिश में भी है। बेस्ट है। नेक्स्ट वन इज, क्या इंसान की लिमिटेशंस होनी चाहिए या सिर्फ एक मेंटल कंफ्यूजन है? मतलब कहते हैं ना कि ये हमारे मेंटल की इतनी लिमिटेशन है, इससे आगे वी नहीं आर जा सकता। अनलिमिटेड, क्योंकि हम यूनिवर्स हैं, हम ही ब्रह्मांड हैं, हम ही ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि। और ब्रह्म ब्रह्म जो है, जो यूनिवर्स है, वो अनलिमिटेड है। तो हमारी भी जो पावर है वो अनलिमिटेड है। हमें नहीं पता, हम्म। अनएक्सप्लोर्ड है, इसलिए हमें लगता है कि लिमिटेड है हम। बट वी आर अनलिमिटेड, मैं इस पर बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। एक सजेशन मैम, ये कुछ कपल ऑफ क्वेश्चन, लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस, एक सजेशन जो आप हमें देना चाहें, मतलब मैं क्या इम्प्रूव और कर सकता हूँ? अ- आपके लिए तो बहुत सारी चीजें, मैंने मैंने सबसे पहले तो आपको फोरहेड रिलैक्स करा ही दिया, देखो एंड तक फोरहेड रिलैक्स हो ही गया इनका, है ना। एक्चुअली। अभी वो आपके हर पॉडकास्ट में एक बेहतरीन चीज आपको मिलेगी, अरे फोरहेड रिलैक्स, एक चीज तो आपको मिलेगी। हमेशा मुझे लगता है ना, ग्रैटिट्यूड, हमेशा हर पॉडकास्ट पे मैं ये बात करती हूँ, लेकिन ग्रैटिट्यूड जो है ना, एक ऐसा इमोशन है जो आपके लिए बाकी सारे इमोशंस की तैयारी कर देता है, जो भी आप चाहते हो। तो ग्रैटिट्यूड कह लो ट्रे है,
उसमें सारे इमोशंस, ग्लास, कप, कटोरी, चम्मच, वो सारे उसमें आ जाएंगे। तो प्लीज अपना वो ग्रेटिट्यूड वाला ट्रे जो है ना हमेशा तैयार रखो। हमेशा बी थैंकफुल अबाउट एवरीथिंग इन योर लाइफ। आई एम सो ग्रेटफुल कि गौरव ने मुझे बुलाया, इसकी अरे वजह से मुझे आज गणेश चतुर्थी पे यहाँ आने का मौका मिला है। अभी जब मैं पूजा में भी जाऊंगी, बहुत सारी चीजें हैं सुंदर। लखनऊ आना हमेशा ही अच्छा लगता है। तो आपने मुझे बुलाया, थैंक यू। और जो आपने सजेशन बोला ना कि हम्म सजेशन देना, हम्म तो एक ग्रेटफुलनेस, और इसी को प्लस करने के लिए मैं बताती हूँ, हर दिन अपनी लाइफ से 3 4 5 चीजें, जो भी, हर दिन की लिखो तो और अच्छा है, हम्म कि आज के दिन में 5 कौन सी बेहतरीन चीजें हुई हैं जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। तो जरूर इसको नोट डाउन करना चाहिए। मैं बचपन से लिखती थी अननोइंगली, मुझे नहीं पता था कि इसको ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज बोलते हैं या क्या। मम्मी पापा को देखती थी डायरी लिखते हुए, तो मेरा बड़ा मन करता था कि ये क्या लिखते हैं, मुझे भी लिखना है। तो मैं कुछ भी लिखती थी, अपनी कहानियां वहानियां, जो भी क्लास में हुआ, लड़ाई झगड़े मारपीट, पढ़ाई लिखाई, जो भी होता था। हम्म, फिर मुझे पढ़ के अच्छा नहीं लगता था, मैं मजा नहीं आ रहा है इसको पढ़ने में। तो मैंने बोला अब मैं इसमें रोज अच्छी बातें लिखूंगी। खुद से ही आया एक इंसाइट कि मैं इसमें अच्छी बातें लिखूंगी। अब अच्छी बातें लिखने के लिए अच्छा होना भी तो चाहिए। हाँ तो श्योर हर दिन एक सब कॉन्शियस एफर्ट लगता था कि मेरे दिन में कुछ चीजें तो अच्छी करनी है मुझे, तो मैं अच्छा लिख पाऊंगी रात को। तो श्योर। ये सब कॉन्शियस एफर्ट आपको ग्रैटिट्यूड से आता है। इस एपिसोड को एंड करने से पहले एक क्वेश्चन और था, कोई ऐसा एक्सपीरियंस या लर्निंग जो आप हमारी ऑडियंस से शेयर करना चाहें। हाँ, मेरे पास बहुत सारी लर्निंग्स तो हैं, पर एक लर्निंग जो मैंने अपने लोएस्ट में देखी वो यही, कि कोई, जब आपके पास कोई नहीं होता है ना, तो आपके पास आप खुद होते हो। आप, जैसे मैंने अभी ये वाला लाइन बोला था, उपनिषद से आता है कि अहम ब्रह्मास्मि, इस पर बहुत भरोसा करने की जरूरत है। हो सकता है आप जैसे बहुत लोगों की फैमिली होती है या आसपास लोग होते हैं, बट बहुत टाइम ऐसा भी होता है बहुत लोगों की लाइफ में, गौरव, की कोई नहीं है, लेकिन आपके पास आप खुद हैं, और आप जो खुद हैं वही सत्य है, वही ब्रह्म है। यू आर द क्रिएटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ योर लाइफ। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो अपनी शक्तियों को पहचानिए, और बस, अगर कोई जामवंत मिल जाता है तो ठीक है, आपको हनुमान जी को शक्तियां याद दिलाने वाले जामवंत बने थे। हम्म कोई मिलता है तो ठीक है, नहीं तो खुद ही वो जामवंत बनो और अपनी शक्तियां याद दिला लो अपने आप को। ओके, थैंक यू सो मच मैम कि थैंक यू गौरव। आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया और ऐसी बातें बताई कि मेरे भी कॉन्सेप्ट हिल गए। एक चीज़ और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जब भी लखनऊ आए तो प्लीज़ भले ही 10 मिनट का समय दीजिएगा हमें, बट आई रिस्पेक्ट कि दस बहुत मिनट आपका बहुत टाइम हमें बहुत ज़रूर बहुत मिले। आभार गौरव, जरूर आऊंगी। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच मैम। थैंक उम्मीद है आपको इस एपिसोड ने सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा कि हमारी जिंदगी की असली चाबी हमारे ही हाथ में है। याद रखिए, सोच को बदलो, मंजिल खुद ब खुद चलकर आपके पास आएगी। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली को भी शेयर कर देना। तब तक के लिए मुस्कुराइए, सपने देखिए और उन पर यकीन रखिए, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। धन्यवाद।